हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। आज हम हिंदी मीडियम का नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और इसका इजीएस्ट और सही सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि डायग्राम में आपको एक टंकी में जो जल भरा हुआ है उसका सरफेस नज़र आ रहा है। इसको कर्वेचर, वक्रता या शुद्ध हिंदी में नवचंद्रक बोलते हैं, राइट। ये दीवार है एक x बराबर एल पर और ये वक्रता जो है क्षैतिज के साथ में थीटा नॉट एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात है कि ये थीटा नॉट है, बहुत छोटा है, राइट। तो थीटा जब छोटा होता है तो साइन थीटा, टेन थीटा सब आपस में बराबर होते हैं और ये टेन थीटा होता क्या है, उसको स्लोप कहते हैं, ढाल कहते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। फाइन। अब किसी भी पर्टिकुलर एक्स पर ये डिस्टेंस वाई हमको पूछी गई है। तो देखिए इसका ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेट सा नजर आता है, लेकिन इसका सिंपलेस्ट वे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है, ओके। वक्रता त्रिज्या का ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें आता है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। तो हम अपने क्वेश्चन को बेटर है कि इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करें, राइट। ओके, अभी डी वाई बाई डी एक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये थीटा आपका बहुत छोटा है, जैसे जीरो, तो एक बार इसको टेन थीटा लिख लेते हैं अपन, राइट। थीटा जैसे जीरो हो जाए तो टेन जीरो कितना हो जाता है, जीरो। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये पार्ट तो जीरो हो गया आपका, वन प्लस जीरो वन हो गया, वन की पावर कितना भी हो वो वन हो जाता है। तो ये वाली टर्म आपको नजर आने लगी है। इससे नजर आ रहा है कि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वन ओवर आर है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया अपन ने। फाइन, ओके। अब दूसरा देखिए, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है, हम इधर उधर नहीं जाएं, नहीं तो बड़ा कर देंगे क्वेश्चन को, कि सरफेस टेंशन है ना, और इन्होंने एक पर्टिकुलर y की बात की है, y किसी x पर y ऊंचाई। तो देखिए प्रेशर, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव में जो संबंध होता है वहां से स्टार्ट करें। दाब आधिक्य, प्रेशर डिफरेंस, वो क्या होता है, सरफेस टेंशन को ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया, पृष्ठ तनाव डिवाइडेड बाई वक्रता त्रिज्या, फार्मूला यूज किया हमने, ओके। अब किसी x पर ये y की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, है ना, इसकी ऊंचाई मान लो ये ओरिजिन है आपका, मूल बिंदु से x पर ये y है, राइट, ओके। तो हमारा जो एक्सेस प्रेशर होता है, क्या जानते हैं, h हाइट तक अगर लिक्विड होता तो प्रेशर कैसे पढ़ते हैं अपन, रो जी एच, है ना, रो जी एच। तो ये h की जगह पर y है और वन ओवर आर हमने देखा था क्या है, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। दैट्स इट, क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। कि क्या मैं डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ, रो जी वाई और एस। फाइन। तो आप देखिए इसके अंदर कि कौन सा आपको सही नजर आ रहा है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, कोई इशू आया नहीं, लेकिन एक राइट अप्रोच हो तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड। उसके अभिदर्शक जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं उसकी फोकल लेंथ है 2 सेमी, और नेत्रिका जो आईपीएस कहलाता है इंग्लिश में, उसकी फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है 4 सेमी। तो ट्यूब की लंबाई का मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीएस, अभिदर्शक अभिनेत्रक दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है। यदि नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्या है। देखिए एनसीईआरटी में ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ओके। अब होते क्या है, इसमें दो लेंसेज होते हैं, तो एम क्या होता है, एम नॉट इंटू एम ई। तो उस केस में एम नॉट की वैल्यू होती है माइनस एल ओवर एफ नॉट, और एम ई क्या होता है, डी बाई एफ ई। जबकि अनंत पे जब नहीं दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा कि हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, तो हम हमेशा रिलैक्स्ड आई की पोजीशन लेते हैं। आई हमारे रिलैक्स कब रहती हैं, जबकि हमारा फाइनल जो इमेज है कहाँ बनता है, अनंत, तो ये हमें ले लेना चाहिए। ओके, डी क्या है यहाँ पर, ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है अपने को। एल क्या है यहाँ पर, लेंथ है। एफ नॉट एफ ई का मतलब आप समझ गए, एफ नॉट का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, एफ ई का मतलब अभिनेत्रक का फोकल लेंथ, राइट। माइनस का मतलब ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की तुलना में लास्ट जो हमारा इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा, और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड यहाँ पर पूछा गया है तो बस माइनस, तो ठीक है, मीनिंगफुल है इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में हम लिखते हैं, माइनस के अलावा जो आंसर आएगा वो ले लेंगे। तो चलिए वैल्यू रखने की बारी है। एल की वैल्यू कितना है यहाँ पर, 40 दे रखा है। एफ नॉट कितना दे रखा है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 2 सेमी, तो ये 2 सेमी ले लिया मैंने। डी कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर।
ठीक है भाई। और नेत्रिका यानी Fe की वैल्यू कितनी है 4। तो जो चीज़ कट हो सकती है कट कर दीजिए, ये तो 10 आ गया, 2 से भी 10 कट हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 25 आ जाएगा, यानी कितना आ गया माइनस का 125। ठीक बात है। तो कौन सा आंसर नजर आ रहा है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। माइनस तो केवल क्या बता रहा है यहाँ पर कि हमारा जो फाइनल इमेज है, फाइनल प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब है, वस्तु की तुलना में कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि C/100, C क्या प्रकाश की चाल से गति कर रहा है, लंबवत 9 × 10⁻⁴ टेस्ला परिमाण के चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित किया जाता है, मतलब इंजेक्ट किया जाता है, भेजा जाता है। हम चुंबकीय के क्षेत्र के साथ एक समान विद्युत क्षेत्र को भी इसमें प्रयुक्त करने वाले हैं ताकि इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विक्षेपित ना हो। ऐसा कब होता है, जबकि तीनों चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, लंबवत हों। फाइन। मान लो इलेक्ट्रॉन है प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया है कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र इसकी गति के लंबवत है, तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा x डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड देखिए हमने z में ले लिया, तो एक दूसरे के 90 डिग्री हो गया x और z एक्सिस हमारा, ठीक है। ओके, अब तीसरा परपेंडिकुलर y एक्सिस हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ ले लें। इससे क्या फायदा होगा, देखिए तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर होता क्या है, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश, है ना। तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र y दिशा में है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा माइनस y दिशा में लगना है। Fe मैंने नीचे दिखाया है, ये बात क्लियर है यहाँ पर। फाइन। अब बारी है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, वो हम राइट हैंड रूल, सीधे हाथ हथेली का नियम, सीधे हाथ की हथेली के नियम में हम क्या करते हैं यहाँ पर कि आपकी जो फिंगर्स है राइट, उसको रखो बी की डायरेक्शन में और थंब अंगूठे को रखिए फैला के, अंगूठे को रखिए आप किस दिशा में, जहां की चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। आप करके देखिए जरा। तो उस केस में आपका जो फोर्स है क्या डाउनवर्ड आ रहा है, माइनस वाई डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, लेकिन ये जो रूल होता है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल, ये किसके लिए होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा है, नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स आ रहा है माइनस वाई में, राइट, जबकि वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस वाई डायरेक्शन में, राइट। अब आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, है ना। अब देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विक्षेपित ना हो, डेविएट ना हो, है ना, जैसे चल रहा है वैसे। वो तब पॉसिबल है कि जब इलेक्ट्रॉन पारस्परिक रूप से लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में अपने पथ से विक्षेपित नहीं होगा, बशर्ते विद्युत बल चुंबकीय बल को संतुलित कर ले। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को संतुलित कर ले, है ना। डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, दिशा तो अपोजिट है ही, काश इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए, परिमाण भी बराबर हो जाए तो संतुलित कर लेगा। परिमाण Fe का क्या, QE, Fm क्या होता है, QVB sin थीटा। थीटा वेलोसिटी और बी के बीच का, वेलोसिटी और बी के बीच का, एक्स और जेड के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री है ना, ये 90 लेंगे, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ई क्या हो गया, बीबी। अब ई की वैल्यू निकालना है, वी कितना है, 3 × 10⁶, कैसे, C/100, सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ 8, 100 का भाग लगाइए 10⁸ 6 आ जाएगा। बी क्वेश्चन में दे रखा है, रख दीजिए, सॉल्व कर लें इसको, 3 नम 27 और ये 10⁻², यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, है ना भाई। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा होगा, क्या सेकंड होगा। ये क्या बोल रहा है, ई और बी के लंबवत होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गति, ई और बी के, देखो ई ये वाई दिशा में, बी जेड दिशा में, और जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है इन दोनों के लंबवत है, और इसका परिमाण कितना होगा, 27 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर। तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्र के साथ लंबाई L,
और 45 डिग्री झुकाव की समान कोण वाले दो झुके हुए अनंत पृष्ठ, उनमें से एक खुरदरा है, दूसरा पूरी तरह से चिकना है। फ्रिक्शन का है, घर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। किसी दिए गए पिंड की चिकनी सतह की तुलना में खुरदरी सतह पर नीचे खिसकने में 2 गुना अधिक समय लगता है। पिंड और खुरदरी सतह के बीच में जो घर्षण गुणांक होगा म्यू के, है ना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण गुणांक, किसके लगभग बराबर होगा। अब घर्षण से रिलेटेड है। अब देखिए हम इस तरह कंपटीशन नीट के एग्जाम में और बैठे हैं और वहां पर डराइव कर रहे हैं इक्वेशन, तो फिर हमें टाइम ज़्यादा लगता है, फिर हम कहते हैं पेपर बड़ा है ना। तो ये तैयारी हमारी पहले से होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए जब हम कंपेयर करते हैं खुरदरे और चिकने पृष्ठ के लिए, तो सीधा सा फॉर्मूला होता है ना, कि म्यू 1 - 1 ओवर एन स्क्वायर, एन क्या है, कितना गुना समय लिया tan थीटा। अभी कैसे आया आप देखना है, तो देखिए फ्रिक्शन पे हमारे वीडियो को आप रेफर करें। फ्रिक्शन से रिलेटेड हर क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन जो नीट में पूछा जा सकता है, उसमें आपको मदद मिलेगी, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन नीट में और जेई में कई बार पूछे गए आपसे, तो आप वहाँ एग्जाम में बैठकर क्यों मास्टरी दिखाते हैं, वहाँ आप ड्राइव करने बैठ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को छोटा करना बड़ा करना आपके हाथ में, वैल्यू रखे इसमें अपन। अब एन की वैल्यू क्या है, 2, दुगना है ना बस, थीटा कितना 45, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो एक राइट अप्रोच जरूरी होती है। ये देखिए 1 हो गया आपका, ये 1/4 घटा दीजिए, अब आंसर तक आप पहुंच गए यहाँ पर। कैसे, कि आपका आंसर कौन सा दिख रहा है, क्या फोर्थ वाला नजर आ रहा है, 0.75, हाँ या ना, क्लियर, कितना जल्दी सॉल्व कर लिया। और आप बैठकर इसको डेराइव कर रहे हैं, तो फिर तो पेपर लेंथी हो ही जाएगा। खैर, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन, दो समान कार ए व बी की गतिज ऊर्जा क्रमशः 100 जूल व 225 जूल है। ब्रेक लगाने पर कार ए 1000 मीटर के बाद रोकती है और कार बी 1500 मीटर के बाद रोकती है। यदि कार ए और बी पर ब्रेक द्वारा एफ ए और एफ बी बल लगाए जाते हैं, तो इनका अनुपात क्या होगा, है ना। ब्रेक लगाकर आप कार की गतिज ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। ब्रेक द्वारा लगाया गया फोर्स कुछ कार्य करता है ना, गति के विपरीत। तो हम यहाँ कार्य ऊर्जा प्रमेय को काम में ले लें। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अब कार्य क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा होता है ना, एफ एस डिस्टेंस हो गई, कॉस 180 180 डिग्री। अब ये कॉस 180 डिग्री क्यों लिया है हमने, इसका कारण कि ब्रेक लगाएंगे, गति मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस एक्स में, तो ब्रेक तो पीछे की तरफ बल लगाते हैं, जब भी तो रुकती है वो माइनस एक्स में, है ना। तो कुछ आगे की तरफ विस्थापन होकर कार फिर रुकेगी, तो विस्थापन तो है प्लस एक्स में, है ना, और ब्रेक जो फोर्स लगा रहा है वो है माइनस एक्स में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस इनिशियल, फाइनली जब रुक जाएगी तो कितना हो जाएगा, 0। इनिशियली प्रारंभ में काइनेटिक एनर्जी मान लिया हमने के, ठीक है, ओके। कॉस 180 -1 होता है, तो ये माइनस एफ एस हो गया। अब यहाँ माइनस से माइनस काट सकते हैं अपन, इससे ब्रेक जो फोर्स लगा रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला आ गया एफ इक्वल टू के बाई एस। मेन थीम यही थी बस। अब ये अनुपात दे रखा है, तो हमारा ध्यान केवल लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, टारगेट की तरफ, इधर उधर नहीं जाए अपन, ठीक है। दो इक्वेशन एक में दूसरे का डिवाइड करते हुए बना लें। बस ये ध्यान रखें कि ये ऊपर है तो गतिज ऊर्जा के ये सामने आएगा, ये रिवर्स में है बच्चे, उल्टा, तो एफ ए एस ए नीचे आएगा। ये करके देखें आप, एक कॉपी और पेन लेके बैठें और इसमें वैल्यू रखते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखिए, ए वाले का कितना है 100, बी का कितना है 225, बी वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक रहा है 1500, और ए वाला 1000 मीटर रख दिया अपन ने। अब जो चीज़ कटती है उसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, ये काट दीजिए 25 की टेन से, तो ये 9 हो जाएगा, ये आपका 60, 30 से काट दीजिए 2/3, ठीक बात है। तो कौन सा आंसर नजर आ रहा है, 2/3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है एवरीबॉडी, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए परिपथ में बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, ओके। अब जरा गौर से देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपका ए बी सी डी ई एफ, ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। कैसे, आप चेक करो, ये डायगोनल हो गया, गैलोमीटर वाली ब्रांच हो गई,
ये अनुपात देखिए 5/3, क्या 2.5 और 1.5 का अनुपात भी 5/3 है? कॉपी में चेक करो इस बात को, कॉपी पेन लेके बैठे। 2.5 बटा 1.5, 0.5 से काट दीजिए, 5/3 आएगा। P/Q/R/S। तो इसका मतलब ये जो सर्किट दे रखा है आपको ABCDEF, ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। संतुलन की अवस्था में आप जानते हो गैलोरीमीटर वाली जो शाखा होती है उसको आप हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसको हटा सकते हैं। ये हटा दिया तो होगा क्या, 5 और 3 श्रेणी में आ जाएंगे, 2.5 और 1.5 से श्रेणी में हो जाएंगे। तो B और E के बीच में यदि हम रेजिस्टेंस देखें, 5 और 3 कितना हो गया 8, और 2.5 और 1.5 कितना हो गया 4। तो B और E के बीच में ये दोनों 8 और 4 समांतर क्रम में आ गए। तो क्या ये होता है फॉर्मूला R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 8/3 ओम हो जाएगा। एक तरीके से बस एक क्लोज लूप बन गया। B और E के बीच में मान के चलो 8/3 ओम आपने कनेक्ट कर दिया, एक क्लोज लूप बन गया। अब सिंपली ओम्स लॉ का कमाल है और कुछ नहीं है। टोटल रेजिस्टेंस देखिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। B और E के बीच में जो नज़र आ रहा है वो कितना था 8/3, फिर ये 1.5, ये सब श्रेणी क्रम में 5.5 और 1/3, ठीक है। 8 और 1 9/3, ये हो गया 7, है ना। एक एक स्टेप सॉल्व करके खुद देखते रहने, पॉज करके वीडियो को, कहीं भी डाउट हो तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है 30/3 यानी कि 10 ओम। कितना आ रहा है 10 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम है। और क्लोज एक लूप के लिए आप सीधा ओम्स लॉ लगाएं, यहाँ पर लूप रूल का अप्लाई नहीं करो, नहीं तो बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम यहाँ वीडियो सॉल्यूशन में ये देख रहे हैं कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर को, जिससे कि टाइम कम से कम लगे, ठीक है। V=IR, एक क्लोज लूप के लिए आप सीधा ओम्स लॉ लगा सकते हैं। आई निकालना है तो V/R कर दें। V कितना है 5 वोल्ट, ये 10, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाने वाला है यहाँ पर? कौन सा आंसर होने वाला है? क्या सेकंड आंसर आ रहा है 0.5 एम्पियर? क्लियर है सबको? फाइन। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि एक भारी द्रव्यमान M का एक गोलक को L लंबाई की एक हल्की डोरी द्वारा निलंबित किया जाता है। M द्रव्यमान का एक भारी गोलक, ये लंबाई L से निलंबित मतलब ऐसे ऑसिलेट करवाएंगे इसको, है ना, टांगा जाता है। गोलक को क्षैतिज वेग V0 दिया जाता है, राइट। आप खुद करते हैं ऐसा एक्सपेरिमेंट, तो ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने की कोशिश करता है। यदि डोरी क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर जा रही है, यहाँ पर ढीली हो जाती है, यानी ढीली हो जाती है, ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिएगा इस बात को कि यहाँ टेंशन 0 हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी तो रहेगी लेकिन यहाँ टेंशन 0 हो जाएगा, सर्कुलर पाथ को छोड़ने की कोशिश करेगा। तो बिंदु P पर गोलक की चाल V, मान लो यहाँ पर V हो गया है, और ये प्रारंभिक चाल V0 का अनुपात क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे टेकल करेंगे वो देखेगा। सबसे पहले यहाँ तक ये सर्कुलर पाथ पे था। सर्कुलर पाथ में पार्टिकल पर जो भी नेट बल लगता है वो आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। कि क्यों लगा रहे हम, कि इस V की वैल्यू हम निकालेंगे कि यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, वो इस बात से निकलेगा, ठीक है। तो देखो mg तो डाउनवर्ड काम करता है, ऐसे वेग होता है स्पर्श रेखीय। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉपी में बनाकर देखो जरा। mg का थीटा से परे वाला कंपोनेंट क्या होता है mg साइन थीटा, टेंशन भी इधर ही होगा। तो mg साइन थीटा और टेंशन दोनों मिलकर अभिकेंद्री बल प्रदान करेंगे। तो समीकरण क्या बनेगा, T प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू mv²/L, ठीक है। अब बात ये हो रही है, क्वेश्चन में दे रखा है P पर रस्सी ढीली हो जाती है। ढीली हो जाती है तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई है, तनाव की वैल्यू 0, कितनी 0। तो यहाँ T की वैल्यू 0 रख देते अपन, इसको सॉल्व करते अपन, m से m कट जाएगा तो V² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो GL साइन थीटा। तो V कितना आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ GL साइन थीटा। तो जो ये बात दे रखी थी V, वो मान हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, फाइन। आगे चलते हैं। अब निम्नतम बिंदु और P बिंदु के बीच में, निम्नतम बिंदु और P के बीच में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा रहे हैं, जिससे कि V0 और V में एक रिलेशन आ जाए, जैसे भाग लगाना इजी हो जाए हमारे लिए, है ना, अनुपात लेना। अगर ये L है, ये थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है L साइन थीटा। इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, हमें पोटेंशियल एनर्जी से ऊर्जा भी निकालनी है यांत्रिक ऊर्जा के अंदर, तो mgh होता है ना। तो अब ये कण की जो हाइट है वो L प्लस L साइन थीटा होगी। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण,
यहाँ लगाया मैंने, यहाँ केवल गतिज ऊर्जा, यही पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के चल रहे हैं। इससे ऊर्जा कितनी है 0, इस पॉइंट की यहाँ पर। अब इस पॉइंट की बात करें, गति ऊर्जा कितनी है हाफ एम बी स्क्वायर, इससे ऊर्जा mgh h कितना है यहाँ से और यहाँ तक, ये L प्लस एल साइन थीटा, ठीक है यहाँ पर। ओके, अब m से m छोड़ दो, समीकरण काट देगा, सिंप्लीफाई कर दें और 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा किया पूरे समीकरण को, ये 2 हट गया, 2 हट गया आपका, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा तो 2gl साइन थीटा जाएगा। करके देखते रहें। v स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख दें जो अभी निकाली अपन ने, gl साइन थीटा। तो v नॉट स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई है, यहाँ ये वाली, ठीक है। अब अनुपात चाहिए था हमको, जो समीकरण 1 था जो हमने v फाइंड किया था उसमें सेकंड का डिवाइड कर दें। तो आप देखें यहाँ से gl कैंसिल हो जाएगा रूट के अंदर, और ऊपर केवल साइन थीटा बचेगा, नीचे 2 + 3 साइन थीटा, है ना। तो हमारे पास में ये ऑप्शंस दिए गए थे क्वेश्चन के अंदर, 4 ऑप्शन ये थे हमारे पास में। तो कौन सा करेक्ट नजर आ रहा है, क्या ये वाला आ रहा है, फोर्थ वाला, है ना। तो फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है सबको, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे टेकल करेंगे वो एक्सप्लेन करते हैं, राइट। सबसे पहले ये वाला गेट कौन सा है आपका, और गेट, और जैसे ही सर्किल बन जाता है तो ये नॉर हो जाता है। नॉर गेट में क्या करते हैं हम, प्लस करके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसको बार कहते हैं, राइट। ये कौन सा गेट है, एंड गेट। इसके साथ में सर्किल लग जाता है तो क्या कहलाता है, नैंड गेट, है ना। ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसका उल्टा तो एक लाइन खींच देंगे। ये कौन सा गेट है भाई, एंड गेट। एंड गेट में क्या करते हैं, लास्ट में जो भी रिजल्ट आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो चलिए पहले ऐसा शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले इसने क्या किया, दोनों को प्लस किया और ये सर्किल ने नॉट तो एक लाइन खींच दिया है, फाइन। आप ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके ऊपर एक लाइन खींचेगा, दोनों ए आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। फाइनली वाई क्या कर देगा, देखिए ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है इन दोनों को। तो वाई क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए प्लस बी बार मल्टीप्लाई ए और बी बार का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके, अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो सत्य सारणी जो कहते हैं, तो ट्रुथ टेबल बना के, तो चलिए पहले वही देख लेते हैं अपन। ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज ले लेते हैं, क्या क्या हो सकती हैं। 0 0 ले लिया दोनों को, 0 1 ले लें, 1 0 1 1, ठीक है। ए प्लस बी बार, इनको ऐड करके उल्टा करें, 0 + 0 0, 0 का उल्टा 1, 0 1 प्लस किया तो कितना है 1, 1 का उल्टा 0, है ना। बहुत सिंपल है। 1 + 0 किया अपन ने तो 1 आया, 1 का उल्टा 0, 1 + 1 1, 1 का उल्टा 0, ए डॉट बी बार। ओके, ये देखिए गुणा कीजिए इनको, 0 से 0 किया तो 0 उल्टा 1, है ना। इस लाइन को से उल्टा करते हैं, 0 1 का गुणा किया तो 0, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आएगा, इसका उल्टा 0, है ना। फाइनली क्या करना है, मेरे को इनका गुणा कर देना है दोनों का, 1 गुणा 1 1, और इनमें देखो तीनों में 0 आ रहा है तो किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो 0 0 आ जाएगा। अब आप गौर से देखें, क्या ये फाइनल जो रिजल्ट आए हैं ए प्लस बी बार के जैसे आए हैं, बिल्कुल वो क्यों रिजल्ट हैं, अर्थात तो हमारा ये नेट जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी बार जैसा होगा। ए प्लस बी बार क्या नॉर गेट होता है आपको, है ना, क्या होता है, नॉर गेट होता है, ए प्लस बी बार जैसा हो गया है। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है भाई, यहाँ पर ये देखने वाली बात है, ये क्या कौन सा होगा, नॉर गेट होगा, ठीक है। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी टेकल कर सकते हैं, समझाते हैं, डी मॉर्गन प्रिंसिपल। कौन सा, डी मॉर्गन प्रिंसिपल। तो देखिए जरा, ये हमने देखा कि ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा फाइनल, ये ए प्लस बी बार डॉट ए बार, राइट। ओके, अब आप जब पूरे पे लाइन खींचते हैं तो डॉट प्लस में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब ये दोनों लाइनों को मिला देते हैं अपन, तो डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं डी मॉर्गन का प्रमेय, फाइन। एक तरीका तो बता दिया हमने ट्रुथ टेबल वाला, जो थोड़ा सा हो सकता है आसान लग रहा हो, लेकिन इसको भी समझ लीजिए, है ना। अब आप इनमें से देखिए, दोनों में से ये ए का ए लिख दिया मैंने, यहाँ से बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा 1 + a, राइट। 1 में आप 1 ऐड करो तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करो तो भी 1 आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 1 + a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो
तो अल्टीमेटली किसके बराबर है भाई, y इक्वल टू ए प्लस बी बार, और a प्लस बी बार क्या होता है, नॉर गेट। तो आंसर क्या आएगा इसका, नॉर गेट। तो दो तरीके हमने देख लिए क्वेश्चन में, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। EMW का क्वेश्चन है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र है EZ 60 cos 5x प्लस ये ओमेगा टी होती है वोल्ट पर मीटर, है ना, प्लस है तो माइनस एक्स डायरेक्शन में ये आपकी EMW संचरित हो रही है, गतिशील है। ओके, अब आपको देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि आपको भी पता है ये कि एक्स और टी के बीच में प्लस आ रहा है तो माइनस एक्स दिशा में जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड में, आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र किससे दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो बी नॉट और ई नॉट, है ना, इनका आयाम इससे संबंधित होता है, ई नॉट बाई सी। ई नॉट की वैल्यू हमारे पास है कितना है 60, और सी आप जानते हो 3 × 10⁸। तो पहले बी नॉट निकाल लेते हैं तो, क्योंकि समीकरण भी बनाना है ना अपने को। ये तो जब काटेंगे तो देखिए 20 × 10⁻⁸ हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁷। ऐसा इकाई क्या होती है बी की, मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला। क्लियर। ओके, अब ये था जैसा हमने शुरू में बताया कि ये इस फॉर्म में kx प्लस ओमेगा टी, तो ये बता रहा है x कि ये जो जा रहा है कौन सी दिशा में जाएगा, माइनस एक्स दिशा में जाएगा। कौन से, माइनस एक्स के अनुदिश जाएगा। ओके, तो चूंकि E और B और संचरण की दिशा EMW में क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है। क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा y दिशा में होगी। चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में कंपन करना चाहिए, y दिशा में। अब ये डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये माइनस एक्स दिशा में संचरित हो रही है, तो k बार का मतलब है ये संचरण नियतांक कहलाता है ना। k वो नहीं है k कैप जेड वाली नहीं है, ये k बार का मतलब है संचरण की दिशा, इसको संचरण नियतांक कहते हैं। तो हमारी तरंग किस में जा रही है, माइनस एक्स में जा रही है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, तो मैंने ये जेड में दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब EMW में की तरंग की गति, प्रकाश की गति, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। एक एक्स में आ गया जेड में, तो तीसरा क्या होगा आपका, वाई के अंदर आने वाला है, ई वाई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र किसमें संचरित होगा ये पता लग गया, वाई में। तो आप यहाँ पर देखें सबसे पहले तो या तो फर्स्ट में से होगा, फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, वाई दिशा में तो यही होगा, हाँ या ना, क्लियर है। ओके, फिर ये हमने बी नॉट निकाल लिया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में देखिए बी नॉट किस में है, केवल ये फर्स्ट वाले में है, हाँ या ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बी नॉट इक्वेशन ये होगा, बी वाई की वाई में होगा, ये तो पता लग गया। तो बी नॉट कॉस, ये तो जो कॉस में दे रखा है कॉस में ही होगा, है ना, ये नहीं चेंज होता है, वैल्यू रख देते हैं बी नॉट जो निकाला आपने, तो इक्वेशन ये वाला होगा, है ना। तो आपका आंसर कौन सा होगा, क्या फर्स्ट वाला हो जाएगा, है ना, जैसे हमने बताया फर्स्ट फोर्थ में से होगा। तो अब ये तो गलत हो गया क्योंकि बी नॉट आपने निकाला था, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर, द फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.5 kg द्रव्यमान की गेंद को 40 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। गेंद जमीन से टक्कर करती है और फिर 10 मीटर ऊंचाई तक ऊपर जाती है। तो देखिए वेग की दिशा चेंज हो रही है, वेग का परिमाण भी चेंज हो रहा है, संवेग में परिवर्तन होता है, उसको आवेग कहते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो वेग निकाल लेंगे, mv माइनस mu कर देंगे फिर, ठीक है। दिशाओं का ध्यान रखेंगे। तो पहले तो प्रोग्राम बना लिया अपन ने। तो जमीन से टकराने के ठीक पहले गेंद का वेग निकालें। पहले तो कोई भी h ऊंचाई से आता है तो वेग क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, वर्गमूल में 2gh। आई का मतलब इनिशियल प्रारंभ है, जी दे रखा है 9.8, ये 40, है ना। और जैसे हमने कहा कि आसान और मुश्किल करना अपने हाथ में होता है, कि आप पूरा मल्टीप्लाई करें फिर स्क्वायर रूट ले तो उसमें टाइम बहुत, थोड़ा सा दिमाग ओपन रखें मन। हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 196 आएगा, इसका 14 होता है। तो ये इजी रहता है, छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें तो अपन, है ना, अप्रोच। तो आप इसको ऐसे टैकल करें तो स्क्वायर रूट 28 हो गया, है ना। और डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। ओके, टक्कर के बाद यह ऊपर की तरफ जाएगा, प्रतिक्षिप्त वेग। फिर से 2gh डैश कहते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 10 मीटर ऊंचाई तक जाती है। ये 196 आ गया, कॉपी लेके बैठे हैं आप और करके देखें। और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल 14, ऊर्ध्वाधर ऊपर, डायरेक्शन अपोजिट है आपकी, है ना। अब ये आपके
गेंद को दिया गया आवेग क्या, जमीन से टकराने के दौरान गेंद के संवेग में परिवर्तन। गेंद के संवेग में परिवर्तन, संवेग क्या होता है, एमवी। संवेग क्या होता है, एमवी, फाइनल माइनस इनिशियल। एम मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, है ना। अब दिशाओं का ध्यान रखें, फाइनली ऊपर जा रही है, जैसे मान लो प्लस वाई दिशा है ऊपर वाली आपकी, तो जे कैप कह दिया मैंने। इनिशियली नीचे आ रही थी तो माइनस वाई थी तो माइनस जे कैप कह दिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करें, करके देखो कॉपी के अंदर 42 आ रहा है क्या, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, क्या इतना आ रहा है। तो गेंद को दिया गया आवेग कितना है, 21, इकाई क्या होती है, न्यूटन सेकंड। चूंकि पॉजिटिव आया है, धनात्मक आया है, धनात्मक हमने क्या, कौन सी दिशा थी, ऊर्ध्वाधर। धनात्मक कौन सी दिशा थी हमारी, कौन सी लिए धनात्मक, ये ऊपर की तरफ जाने वाली, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ हमने इसको बोल दिया। बात समझ में आ रही है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, क्या फर्स्ट आंसर हो जाएगा 21 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सर्किट के पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें एक प्रेरक तो लगा हुआ है, एक बैटरी लगी है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना। लूप रूल के प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे कि हम जैसे धारा की दिशा में चलें तो धारा की दिशा में जाते हैं, बैटरी में प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस ले लेंगे, कोई चीज़ जनरेट हो रही है तो प्लस ले लेंगे, कुछ ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो माइनस ले लेंगे। चलिए करके दिखाते हैं, है ना, सबसे आसान तरीका रहेगा। धारा की दिशा में आगे बढ़ते हैं, ए से चले अपन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो फैराडे के नियम से यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है प्लस, लेकिन वो होता कितना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं तो देखिए हम माइनस ई लिख देंगे। प्रतिरोध से जब ज़्यादा धारा जाती है तो विभव का पतन होता है आई आर। हम बी पर पहुँच गए, वी बी हो गया, राइट। हमें यहाँ पर वी ए माइनस वी बी चाहिए तो वी बी को उधर ले गए, बाकी इन तीनों चीज़ों को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो क्या प्लस हो जाएंगे, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मान रख दें, प्रॉपरली सॉल्व कर लें। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 हेनरी, डी आई बाई डी टी प्लस 1, देखिए दे रखा है 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ये शब्द पढ़ सकता है, इस तरह क्वेश्चन कई बार आया है नीट में, जेई में। बढ़ रही है इसलिए यहाँ पर प्लस 1 लिखा है, यहाँ पर घट रही है ऐसा लिखा होता तो -1 कह देते। ई की वैल्यू 5 दे रखी है, करंट दे रखा है 2 एम्पियर, आर दे रखा है 2, है ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 1 हो गया, ये 5, ये 4, तो कितना आ गया 10 वोल्ट, है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई आपका, क्या फोर्थ करेक्ट आंसर है, क्या फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। क्लियर हो गया क्वेश्चन, रिवाइज कीजिए इसे। सेकंड क्वेश्चन पे चलो, 12th पर। एक 2 एम्पियर धारा दो अलग अलग छोटे वृत्ताकार तांबे की कुंडलियों से प्रवाहित होती है, जिनकी त्रिज्याएं 1:2 है। उनसे संबंधित चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण किसी लूप का क्या होता है फॉर्मूला, एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, आई धारा, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर। अब यहाँ पर केवल एरिया अलग अलग है दोनों का, है ना, क्योंकि त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो एम अनुक्रमानुपाती हो गए ए के, और एरिया वृत्त का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो केवल आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती हो गया। ठीक बात है, यहाँ तक अनुपात ले लें अपन, जैसा कि अनुपात की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, रख दें 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, है ना। तो कौन सा आंसर दिख रहा है भाई, क्या फर्स्ट करेक्ट है, ठीक बात है, ओके। नेक्स्ट पर चलो। एक निश्चित कैमरे में 4 समान पतले उत्तल लेंसों का संयोजन संपर्क में अक्षीय रूप से व्यवस्थित है। 4 पतले लेंस को एक दूसरे के संपर्क में लगाया गया है, तब प्रत्येक लेंस की शक्ति P है और आवर्धन m है, तो उसकी तुलना में संयोजन की क्षमता और यानी कि पावर और कुल आवर्धन क्रमशः इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट बात, कई पतले लेंसों के संयोजन की शक्ति का सूत्र क्या होता है, सिंपली शक्तियों को प्लस कर लेते हैं। हर एक की शक्ति कितनी है P, तो रख दीजिए, तो क्या 4P आ गया। आवर्धन पे आइए, आवर्धन गुणा होता हुआ चला जाता है, क्या फॉर्मूला ये होता है, जितने लेंसेज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल दें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, 2 लेंसेज होते हैं तो m1 × m2 कहते हैं। टेलीस्कोप, दूरदर्शी, 2 लेंसेज होते हैं m1 ×
यहाँ 4 बोला है तो 4 को गुणा कर देंगे, है ना। हर एक m है तो m की पावर 4 हो जाएगा। तो फिर क्या नज़र आ रहा है, क्या थर्ड करेक्ट ऑप्शन है 4p और ये m4। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट पे चलिए 14। 30 लीटर आयतन के एक ऑक्सीजन सिलेंडर में 18.20 मोल ऑक्सीजन है। सिलेंडर से कुछ ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेने के बाद इसका गेज दबाव 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 11 वायुमंडलीय दाब तक गिर जाता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्मूला अपनी जगह है, लेकिन वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ये दाब नहीं दे रखा है, यहाँ गेज दाब दे रखा है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रेशर कौन सा है, गेज प्रेशर है ना। फिजिक्स में वर्डिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, बताते हैं इसका रोल। ये एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है। ऑक्सीजन को बाहर निकालने के बाद सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन की मोलों की अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी। इसमें हम आदर्श गैस समीकरण का उपयोग कर लें n के लिए, P=nRT। अब ये गैस दाब का मतलब बताते हैं। फाइनल जब आप प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर गैस दाब का मतलब तो दाब का अंतर होता है कि पूरा का पूरा दाब है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अंतर, वो गैस दाब होता है। आपको तो पूरी दाब की जरूरत पड़ती है इस समीकरण में, तो ये काम करेंगे। गेज दाब जैसे 11 है और 1 वायुमंडलीय दाब होता है, तो यहाँ दाब की वैल्यू आपको 12 लेनी पड़ेगी, 11 नहीं। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, मान रखते हैं। देखिए पीएफ यानी फाइनल ये 12 लेना है, और एक एटमॉस्फेयर का इन्होंने बताया है दाब किसके बराबर होता है 1.01, तो ये ऐसा ही सिस्टम में चेंज कर दिया। वॉल्यूम दे रखा है 30 लीटर, 1 लीटर में इतना मीटर क्यूब होता है, 10⁻³ तो गुणा करेंगे। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 100/12, अच्छी बात है। 27 डिग्री सेल्सियस नहीं चलेगा, केल्विन में चेंज करना है। 27 में 273 जोड़िए, 300 हो गया। जो कटता है काट लीजिए आसानी से। ये 12 को ऊपर पहुंचा दीजिए, ये 10 और 100 1000 बन गया आपका। यहाँ से 2 जीरो काटेंगे 10 आएगा, ऊपर गुणा कर लीजिए, जो बचा है नीचे 10 है आपका, है ना। गुणा करके 10 का भाग लगा दें, करके देखें कॉपी में 14.544 के लगभग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइन। अब ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिफरेंस को। फिर सिलेंडर से निकाले गए ऑक्सीजन के मोल की संख्या, कितने मोल निकाल दिए इनिशियली दे रखा है, फाइनली कितना हो गया वो हमने निकाल लिया, दोनों का अंतर ले लें। तो कितने मोल निकाल दिए आपने, तो दिए गए थे 18.20 और ये आपका आंसर आया था ना, इसमें घटा दिया, तो इतने मोल आपने निकाल दिए। तो द्रव्यमान कितना निकाला, ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान। मोल और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, ये है ना द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट से अणुभार से गुणा कर दें 32 से, करके देखो क्या ये आ रहा है। अब आपके ऑप्शंस थे ये, है ना, ऑप्शन ये थे, तो क्या आंसर लगभग ये हो जाएगा। देखो ये ग्राम में था आपका, क्या था ये, ग्राम के अंदर था। ग्राम को केजी में तो 1000 का भाग लगाओगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, है ना। तो फिर कौन सा आंसर हो गया आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ उपयुक्त मात्रकों में गतिमान कण का समय और स्थिति x इस संबंध से दी जाती है, कण का त्वरण। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंस का मतलब हमारा ये होता है जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में बना था 80s के अंदर, NTSC का एग्ज़ाम आपने सुना होगा, वो पहले एग्ज़ाम NCERT कहलाता था 80s के अंदर, तो वहाँ पूछा था। उसके बाद में कई बार नीट में एम्स का जो अलग एग्ज़ाम होता था उसमें, FMC का अलग होता था उसमें, जेई में पूछा जा चुका है। तो हम ये ना कहें कि पेपर हार्ड बना है, कुछ लोग ये कहते हैं इसको। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो वापस रिपीट हुए हैं इसके अंदर। एक दो क्वेश्चन आपको नज़र आते हैं नए से, तो उनको कैसे टेकल करना है अप्रोच, ये तो कंपटीशन है, वो हम यहाँ बता रहे हैं। तो देखें, अब ये t और x में है, तो आपको लगता है dx/dt तो वेग होता है, फिर एक बार और करें तो त्वरण, तो यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सोचें, इसमें दिमाग लगाएं, नर्वस सिस्टम। आप dt/dx करें, ज़्यादा आसान रहेगा। अप्रोच देखिए क्वेश्चन की कैसे। अब x के सापेक्ष तो कोई भी इसका आकलन कर सकता है इजीली, नहीं क्या, और ये आ जाएगा। अब आप इसको उल्टा कर लो ना, क्या दिक्कत है। देखो ये ज़्यादा ईजी हो गया, dx/dt, और dx/dt उल्टा करते हैं वेग बन गया ये, है। ओके, अब
जब आपको वेग x की टर्म्स में दिया जाता है तो त्वरण का फॉर्मूला ये होता है v dv by dx। v का मान एज इट इज रख दिया और एक बार इसका और आउकलन करेंगे। 1/x का क्या होता है -1/x², और ये जो भी है x नहीं है तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आउकलन करें इस नीचे वाली टर्म का तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास आ गया -2/2 + 1 का क्यूब, है ना। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, क्या सेकंड करेक्ट नजर आ रहा है आपको? सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक बात है। नेक्स्ट पे चलें। एसी का एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि आपको करंट पूछा है और धारा और वोल्टेज के बीच में कला कोण पूछा हुआ है। अभी देखिए एलसीआर सीरीज सर्किट है आपका कि तीनों हैं सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं। अब एसी जो दिया गया मान होता है वो आरएमएस मान होता है ना, नाम नहीं लिखा होता है। अब आपको बोला है ना 50 हर्ट्ज पर 220 वोल्ट, तो ये क्या है, आरएमएस मान है। तो आप Z निकाल कर Z का डिवाइड करेंगे आरएमएस मान में, तो एसी करंट का भी आरएमएस मान ही मिलने वाला है आपका, ठीक है। तो आई आरएमएस क्या हो गया, ओम्स लॉ से ई आरएमएस बाई Z, ठीक है। Z क्या होता है एलसीआर सीरीज सर्किट में R² + XL - X², ये तीनों मान दे रखे हैं, रख देते हैं अपन। ई आरएमएस तो 220 है, R कितना है भाई 20 ओम है, राइट। XL कितना है 45, राइट। XC कितना है 25, तो XL - XC 45 - 25 भी 20 का स्क्वायर हो गया, तो ये 20√2 हो जाएगा। डिवाइड कर दें 11, है ना, 20 का भाग लगाए 220 में तो 11 आ जाएगा, और √2 को 1.4 मान सकते हैं, है ना। डेसिमल हटाया इतना, ये डिवाइड करो इतना आ जाएगा। अभी कला कोण और चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है tan phi एलसीआर सीरीज सर्किट में XL - XC डिवाइडेड बाई R, मान रखते हैं, सारे मान दे रखे हैं आपको। ये 20/21, तो फाई कितना आ गया 45 डिग्री। तो अब देखें कि इसमें कौन सी चॉइस नजर आ रही है आपको। देखिए करंट तो कौन सा बेस्ट चॉइस होगी इसमें 7.8 के लगभग, और एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर हो गया, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइन। सूर्य 27 दिनों में एक बार अपने केंद्र के परितः घूर्णन करता है। यदि सूर्य बिना किसी भारी प्रभाव के अपनी वर्तमान त्रिज्या के दुगने तक फैल जाए, ठीक है, तो परिक्रमण की अवधि क्या हो जाएगी। मान लीजिए कि सूर्य एक समान घनत्व का गोला है, डेज में आंसर चाहिए। जब भी भाई बलागुण की अनुपस्थिति में बिना छेड़छाड़ के, है ना, तो सूर्य का कोणीय संवेग इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के प्रति संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है ना। अब अक्ष के प्रति घूर्णन में कोणीय संवेग क्या होता है आई ओमेगा, तो I1 ω1 I2 ω2 होगा। आई क्या है जड़ता गुण, ओमेगा क्या है घूर्णन वेग। ओके, गोला मानते हुए, सूर्य को गोला मानते हुए, आई क्या होता है 2/5 mr², ओमेगा क्या होता है 2/t, ठीक है। जो कटता है उसे काट दें, 2/5 m 2/5 m 2π इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है। T2/T1 निकालें तो R2/R1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिज्या दुगनी हो गई है, पहले R है तो 2R है, तो T2/T1 हो गया 4 टाइम्स, तो T2 कितना गुना हो गया भाई 4 गुना, है ना। T1 क्या दे रखा है 27 देना है, पहले 27 से गुणा कर दें। तो कौन सा आंसर नजर आ रहा है, क्या चौथा आ रहा है 108 डेज, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पे चलो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इलेक्ट्रॉन की क्वांटीकृत गति के लिए एक मॉडल बताता है। अब ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कहलाते हैं हाइपोथेटिकल, इसमें रटे हुए आंसर नहीं चाहिए होते हैं कि सीधे सीधे हमने कुछ चीजें रट ली, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना हमने जो कराया वो आया, तो वो ये उसका मतलब है कि रट के जाओ उन क्वेश्चन को, ये तो कंपटीशन है। चीज़ों को कैसे टेकल करते हैं ये हमें सीखना होता है। तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन टेकल कैसे करना है वो बताते हैं फिर आप, है ना। मॉडल के अनुसार अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण होगा। चुंबकीय फ्लक्स, अब यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ से क्या जोड़ा है क्वेश्चन को। पहले तो चुंबकीय फ्लक्स हम जानते हैं φ B, और B और A क्या होता है πr²। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है फ्लक्स की, ये
NH/E, राइट। अब निम्नतम अवस्था के लिए N1, तो यहाँ से हम R² की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसको हम काम में लेंगे बाद में। इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया चुंबकीय बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है ना। तो QV भी चुंबकीय बल mv²/r के बराबर है। V से V कट गया आपका, तो V मेरे पास में यहाँ पर ये हो गया है, फाइन। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण धारा गतिशील आवेश धारा का निर्माण करता है, Q/T। और T क्या है, एक चक्कर लगाने में लगा समय, परिधि की लंबाई कितनी, 2πr/V। अच्छा, V की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, EBR/m, ये रख दिया हमने। अब यहाँ से R कट गया, करंट मेरे पास ये आ गया। अब ये मैंने क्यों लिखा रहा, क्योंकि NIA करके मैं चुंबकीय आघूर्ण तक जाऊंगा, है ना। N नंबर ऑफ टर्न एक मान लिया हमने, एक चक्र में कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा, IA, राइट। अब I ये रहा, और A का मतलब πr², ठीक है। R² की वैल्यू हमने निकाली थी, तो वो रख देंगे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब जो कटता है उनको काट दें, B से B कट गया, एक पाई से पाई भी कट गया हमारा, है ना। एक ई से ई भी कट जाएगा, क्लियर। अब क्या बच गया, EH/2πm। अब हमारे ऑप्शन कौन से थे, उन पे नज़र डाल लो एक बार, ये तो कौन सा आंसर नज़र आ रहा है आपको भाई, क्या सेकंड करेक्ट नज़र आ रहा है, EH लिख दिया, कोई बात नहीं, 2πm, तो सेकंड इज द करेक्ट चॉइस, है ना। फाइन, रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, हाइपोथेटिकल काल्पनिक क्वेश्चन कहलाते हैं, ताज़ा ताज़ा जो नए बनते हैं एग्जाम में, है ना, कंसेप्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंडक्शन से रिलेटेड, ऊष्मा चालकता से रिलेटेड, कि 3 सर्वसम ऊष्मा चालक छड़ें, जैसे डायग्राम बता रखे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। किनारे की छड़ों की ऊष्मा चालकता 2K, किनारे वाले ये किनारे और ये 2K, और बीच वाले की K है। संयोजन के बाएं सिरे का तापमान 3T और दाएं सिरे का T है। छड़ बाहर से ऊष्मारुद्ध है, बाहर ऊष्मा का त्याग नहीं करेगी, ऊष्मारोधी है। स्थायी अवस्था में बाएं संधि T1, बाएं संधि यानी इन दोनों की संधि है, और दाएं संधि का ताप T2, इनका अनुपात क्या होगा, ऊष्मा चालकता। श्रेणी क्रम में एक ही धारा बहती है, विद्युत में जानते हैं अपन, यही काम ऊष्मा में भी होता है। तो यहीं से बात को स्टार्ट करेंगे कि श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक छड़ में से एक ही ऊष्मीय धारा का प्रभाव होता है। क्या होता है, एक ही ऊष्मीय धारा का प्रभाव होता है, ओके। अब ऊष्मीय धारा क्या होती है, KA हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाई L। तो जैसे मैं ये इसकी बात करूँ फर्स्ट की, है ना, K कितना है, 2K, एक जैसी छड़ें हैं, सबका अनुप्रस्थ काट A मान लिया, लंबाई L मान लिया अपन ने, 2KA हाई टेम्परेचर माइनस लो, इधर से इधर जा रही है, देखो ये हाई है ये लो है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ धारा जा रही है आपकी, तो हाई माइनस लो ये कर दिया, डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ L। अब सेकंड की बात करें अपन, KA हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, सिरों के टेम्परेचर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई L। अब ये थर्ड वाले की ले लें अपन, 2K है इसका, तो 2KA T2 माइनस T बाई L, क्लियर यहाँ तक। अब जो कट हो सकता है कट कर दीजिए, इजी हो जाएगा ना इक्वेशन, K और L भी कैंसिल हो गया आपका, क्या बचा यहाँ पर, 2 3T माइनस T1, T1 माइनस T2, 2 T2 माइनस T1, ठीक है। अब दो इक्वेशन बना सकते हैं अपन, पहले तो इनको ले लेंगे फिर इनको ले लेंगे, है ना, काम आसान हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, पहले इनको ले लेंगे फिर इनको ले लेंगे, पहली और दूसरी समानता इनको ले लें अपन, ये लिया हमने, ओपन किया ब्रैकेट, करके देखिए आप कॉपी के अंदर क्या ये आ रहा है, क्या ये आ जाएगा, 3T1 माइनस T2 6T के, फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए। अब यही काम कर लीजिए सेकेंड एंड थर्ड समानता को ले लो और इसको सॉल्व करके देखो, जरा खुद से करके देखो कॉपी के अंदर, क्या T1 माइनस T2 ब्रैकेट ओपन करें अपन, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या ये ऐसा आ रहा है। अब इनको सॉल्व करके T1 बाई T2 चाहिए, तो चाहिए नहीं, तो इसको हटाने के लिए क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें और ऐड कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, T1 T2 में रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब ये मेरे को चाहिए नहीं टर्म, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या ये आएगा, देखो चेक करो, तो T1 बाई T2 10/6 यानी 5/3, क्लियर। ये चार ऑप्शन हमको दे रखे थे,
ये 4 ऑप्शंस हमको दे रखे थे भाई, तो आंसर कौन सा होगा बताओ? क्या तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक बात है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें डी दूरी पर पृथक हैं, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है डी, राइट। फिर इस संधारित्र में 3/8d, ये d1 की वैल्यू है 3/8d, और d/2, d2 की वैल्यू है d/2 मोटाई, ये विभिन्न परावैद्युत के स्थिरांक k1 k2 की स्लैब को डाल देते हैं। k1 k2 में ये रिलेशन दे रखा है, बाकी कुछ बच जाएगा वो एयर का हो जाएगा पार्ट। इसके कारण प्लेटों के बीच कुछ भी नहीं होने की तुलना में, जब नहीं ये रखा था उसकी तुलना में अब ये सिस्टम की जो धारिता दोगुना हो गई है, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो इसको ड्राइव करने की कोशिश ना करें, ये बड़ी गलती होती है, टाइम फिर इसलिए लगता है, फिर कहते हैं क्वेश्चन बड़ा है। जब भी ऐसे हम प्लेटों के समांतर परावैद्युत पट्टिकाएं डालते हैं तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है ना, ये तो घर पे करके जाएं अपन डेरिवेशन, ε0a/d/d। ये कैसे आया, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को रेफर करें, कैपेसिटर से रिलेटेड पता लग जाएगा, है ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। समीशन d/k का मतलब d1/k1 d2/k2 प्लस d3/k3। अब ये k1 और k2 में रिलेशन दे रखा है 5/4, राइट। हमको क्या चाहिए, अब हम इस लक्ष्य पर रहें, टारगेट पर, बड़ा ना करें क्वेश्चन। हमें k1 की वैल्यू चाहिए, k2 नहीं चाहिए, तो हम k2 की वैल्यू को k1 की टर्म्स में लिखने की कोशिश करें। k1 और k2 में दे रखा है तो हम यहाँ k2 को k1 में चेंज कर सकते हैं क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस। तो जहाँ k2 आएगा वो ये रख देंगे अपने यहाँ। दूसरी बात, ये बचा हुआ एयर का कितना रह गया है, टोटल डिस्टेंस क्या थी d, ये था d1 की वैल्यू 3d/8 और d2 कितना था d/2, तो इनका जोड़ पूरे में से घटा दें तो ये दूरी आ जाएगी d3 आपके पास में, है ना। घटा के देखो खुद से, क्या ये d/8 आ रहा है ना, ये जरूरत पड़ेगी अपने को। अब ये वैल्यूज अपन रखते हैं इसमें, चेक करते चलना। d1 कितना है आपका 3/8d, d1 की जगह मैंने रखा 3/8d, है ना, कॉपी में करके देखते चलो। k1 की जगह k1 रख दिया, k1 तो चाहिए हमको, ओके। d2 कितना है आपके पास में d/2, तो ये d2 d/2 रख दिया, और k2 की वैल्यू कितना है, ये 4/k1 रखिए यहाँ पर, है ना, ओके। एयर वाला पार्ट कितना रह गया है, d3 कितना है आपके पास में d/8, ये निकाल लिया अपन ने। और एयर के लिए k कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना लेते हैं अपन, 1 ले दिया, है ना। आप सॉल्व करते हैं इसको, ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये नीचे 2 और को 4 से गुणा किया तो 8 बन गया d/8, राइट। अब यहाँ एलसीएम लघुत्तम ले लें, 8k1 आ जाएगा, तो करके देखें ये आ रहा नहीं आ रहा। 8k1 ऊपर पहुँचा दीजिए, और 3d और 5d हो गए 8d, तो सिंप्लीफाई करने पर ये इक्वेशन बन गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रारंभ की तुलना में धारिता कितनी हो गई, दुगनी। तो ये जो भी कुछ आया है नहीं रखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ε0a/d, उससे दुगना हो गया है तो बराबर कर दिया, जो कटता है काट दीजिए, ε0 काट दिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड में से ये हम ये d कॉमन ले सकते हैं, तो ये d से d भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लीजिए, क्या ही आएगा, k1 की वैल्यू चाहिए अपने को, सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शंस क्या दे रखे थे अपने को, उसे याद करें, तो क्या आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, यस और नो, 1.6। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलें। दो शहर x और y एक नियमित बस सेवा द्वारा जुड़े हुए हैं, जिसमें से प्रत्येक t मिनट में किसी एक दिशा में बस निकलती है। जिन्होंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज का एज इट इज क्वेश्चन है ये। एक लड़की, वहाँ एक व्यक्ति दे रखा है, वैल्यूज अलग हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज एक ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। वो ध्यान देती है जब x से y जाती है कि प्रत्येक 30 मिनट में एक बस उसकी गति की दिशा में और प्रत्येक 10 मिनट में विपरीत दिशा में गुजरती है। तो बस सेवा की अवधि और बस की चाल जो नियत मानते हुए उसकी चाल का सही विकल्प चुनिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एज इट इज लैंग्वेज है, ठीक है। x से y जा रहा है तो इलस्ट्रेट करते हैं इसको, है ना, कि बसें हैं x से y दिशा में जा रही है रेगुलर टाइम इंटरवल t में। मान लो बस वी बी बस की चाल है
दो क्रमागत बसों के बीच की दूरी कितनी होगी, चाल इंटू समय वीबी इंटू टी। जब वो एक्स से वाई से स्कूटी से जाती है, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो वो देखती है कि प्रत्येक 30 मिनट में ये बसें इसको पार कर रही हैं, पीछे से आ रही हैं। मान लो एक बस के सामने आई, उस समय दूसरी बस इसको, ये वाली बस इसको कितनी देर में पार करेगी, 30 मिनट में। ये दे रखा है, सापेक्ष वाला लगा दें। अब देखिए इसको भी बहुत सिंपल वे में बता रहे हैं, रिलेटिव डिस्टेंस, सापेक्ष दूरी, सापेक्ष वेग, समय दूरी बटा चाल, वो लगाया हमने, है ना। फिर आपने पढ़ा है खूब अच्छे से कि अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो घटा देते हैं, वी बी माइनस 60 कह दिया मैंने, वी बी माइनस 60, है ना दूरी। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब सेकंड केस है कि जब बसें दोनों तरफ से आ रही हैं, इधर से भी आ रही है स्कूटी से, ये तो एक्स से वाई की तरफ ही जा रही है गर्ल, लेकिन बसें इस दिशा से भी आ रही हैं, तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं पहले कि बसें जो इधर से आ रही हैं और ये तो इसी दिशा में जा रही है, राइट। एक बस के सामने जाती है, दूसरी बस इसको केवल कितने मिनट में पार करती है, विपरीत दिशा में आती हुई 10 मिनट के अंदर। ये वाली बस इसको कितनी देर में पार कर लेगी, 10 मिनट के अंदर, फिर दूसरी बस आ जाएगी। दोबारा लगाएं फॉर्मूला। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी वाले वीडियो आप रेफर करें हमारे उसमें, तो सिंपल तरीके वहाँ बता रखे हैं कैसे टैकल करते हैं। दूरी, अब क्या दोनों की दिशा विपरीत है, विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या सापेक्ष चाल को हम जोड़ते हैं, यस, वी बी प्लस 60 कर दिया। दो इक्वेशन हो गई, समीकरण 2 में एक का डिवाइड कर देते हैं, भाग लगा दें, विभाजित करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। कॉपी में करके देखते हैं, वीडियो को दोबारा से, है ना, रिपीट करके देखें। ये कैंसिल हो रहा है आपका, 0 0 कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें, खुद करके देखें क्या ये आ रहा है ऐसा, क्या इससे बस की चाल आ जाएगी 120 किलोमीटर पर। आधा क्वेश्चन हो गया आपका। अब किसी भी एक इक्वेशन, जैसे फर्स्ट में ये वी बी का मान रख दें अपन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें मान रख दें अपन 120 दे रखा है, सॉल्व करते हैं इसको, ये 2 हो गया, तो ये आ गया 15 मिनट। अब हमारे ऑप्शंस कौन से थे उन पे नज़र डालें अपन, ये ऑप्शंस थे, तो क्या आंसर फोर्थ वाला करेक्ट नज़र आ रहा है। 15 मिनट में आ रही हैं हर एक बस, और बस की चाल कितनी है आपकी, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर। क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 22वां क्वेश्चन। 20 केजी द्रव्यमान और 5 मीटर लंबाई की एक समान छड़ एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार, दीवार तो चिकनी है, शब्दों पर ध्यान देना, के साथ झुकी है 60 डिग्री के कोण पर, दीवार के साथ 60 डिग्री। दूसरा सिरा एक खुरदरे क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल कैसा है, खुरदरा, क्षैतिज जल छड़ पर जो घर्षण बल लगाता है वह कितना होगा। घर्षण होगा जब भी वो सीढ़ी फिसलेगी नहीं है, एक्चुअली फिसले नहीं तो संतुलन अवस्था में रहनी चाहिए, तो संतुलन का सिद्धांत लगाएंगे। क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप रोटेशनल डायनेमिक्स की वीडियो रेफर करें, हैं, तो और भी सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन कैसे टेकल करेंगे बताते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये दीवार है जो कि चिकनी है आपकी, है ना, छड़ की जगह सीढ़ी ले ली मैंने एक, ये आपकी खुरदरी सतह है, सीढ़ी जैसे फिसलेगी तो इस डायरेक्शन में जाएगी तो घर्षण बल इधर लगेगा आपका, है ना, विपरीत दिशा में। N1 अभिलंबित प्रतिक्रिया बल, इस सतह से अभिलंबित प्रतिक्रिया N2। ओके, एक समान छड़ है तो भार बिल्कुल सेंटर पे लगा दें अपन, mg 200 न्यूटन। छड़ 5 मीटर है तो बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है, तो ये 2.5 हो गया, ये भी 2.5 हो गया। दीवार के साथ 60 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कोण अगर जरूरत पड़ती है तो ये 90 है आपका, तो ये 30 डिग्री ले लेंगे अपन, है ना। अब छड़ नहीं फिसलती है तो स्थानांतरित संतुलन में भी रहेगी और घूर्णन भी। तो पहले स्थानांतरित संतुलन की देख लें। स्थानांतरित संतुलन में क्या होता है, प्लस x दिशा में जो बल लग रहे हैं वो माइनस x को संतुलित करेंगे, प्लस y में जो लग रहे हैं माइनस y को संतुलित करेंगे, है ना, सिंपल तरीका। तो प्लस x दिशा में क्या लग रहा है N2 और माइनस x में क्या लग रहा है F, तो ये बराबर हो गया। प्लस y में क्या लग रहा है N1 और माइनस y में क्या लग रहा है W, जो कि 200 न्यूटन है। एक इन्फॉर्मेशन आ गई। अब छड़ का घूर्णन संतुलन ले लेते हैं हम। घूर्णन संतुलन में हम टॉर्क लेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना, किसी एक बिंदु के सापेक्ष। ऐसा बिंदु चुनें जहां से सर्वाधिक बल की क्रिया रेखा गुजर रही है,
क्यों? बलाकोण क्या होता है? बल इंटू लीवर भुजा। लीवर भुजा मतलब लंबवत दूरी। तो ए के सापेक्ष दूरी लेंगे तो वो जीरो हो जाएगी ना, तो हमें ये टेकल नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। अप्रोच की बात कर रहे हैं कि सही अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन की। केवल हमें दो ही बल अप्रोच करने पड़ेंगे ए के सापेक्ष लेने पर, ये नहीं लेने पड़ेंगे। देखिए बताते हैं करके। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो। क्लॉकवाइज इस दिशा में, जैसे ये घुमाना चाहेगा इसको, है ना, ये इसको इस दिशा में, तो ये दोनों संतुलन हो, तराजू वाला सिद्धांत, तब ये घूमेगी नहीं, लुढ़केगी नहीं सीढ़ी। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कौन घुमाएगा? इस पॉइंट पर आप कील लगा दें, N2 की दिशा में इसको खींचें तो ये क्लॉकवाइज इसको घुमाने की कोशिश करेगा ना, ऐसे लाइक दैट। ओके, बल इंटू लीवर भुजा। लीवर भुजा का मतलब लंबवत दूरी, यहाँ से ये लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी ये 60 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? ये 5 है, 5 cos 60, 5 cos 60 है ना। अब इसके विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक दिशा में कौन रोटेट कराएगा? W। W इंटू, अब इस बिंदु से इसकी लंबवत दूरी, ये वाली दूरी देखो, ये 30 डिग्री है आपका, ये 2.5 है, तो 2.5 cos 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ओके, वैल्यू रख लेते हैं अपन। N2 किसके बराबर होता है? F चाहिए था अपने को। cos 60 कितना होता है? 1/2। W कितना है? 200। cos 30 कितना होता है? √3/2। जो कटता है उसको काट दें हम, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 से काट दिया 40, गुणा कर ले अपन, ये बच रहा है ना। तो कौन से ऑप्शन दे रखे थे? ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका? 100√3। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? फाइन, नेक्स्ट पे चलते हैं। 23, एक दोलन कमानी द्रव्यमान स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना, ऊर्ध्वाधर, उसमें जो द्रव्यमान है वो एक बक्सा है जिसमें रेत भरी है और वो लीकेज है। अच्छा क्वेश्चन है, जैसे जैसे बक्स को दोलन कराते हैं स्प्रिंग के साथ में, तो रेत है उसमें से रिसती है, बाहर आती है। बाहर आएगी तो उसका ओमेगा और आयाम दोनों समय के साथ चेंजेस होंगे। तो 4 ऑप्शन ग्राफ में दर्शाए गए हैं। देखने में आपको थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन हार्ड आ गया। हार्ड कब कहते हैं? जब पहले से वो क्वेश्चन नहीं करा हुआ। ये तो फिजिक्स है भाई, कॉन्सेप्ट आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अप्रोच बता रहे हैं कैसे करेंगे, है ना। इसको हार्ड नहीं कहें अपन कि हमारी फिजिक्स पढ़ने का अप्रोच ठीक नहीं था एक्चुअली, जहाँ भी पढ़ा आपने। देखिए, स्प्रिंग द्रव्यमान दोलक कोणीय आवर्ती क्या होती है? √k/m। अब रेत निरंतर निकलती जा रही है तो m का मान तो कम होता हुआ जा रहा है, रिसाव हो रहा है, द्रव्यमान कम हो रहा है। m कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस, ओमेगा बढ़ेगा। तो अब ग्राफ को देखें कि ये थर्ड में कम हो रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों में तो बढ़ रहा है, तो ये तीनों तो पॉसिबल है, ये फोर्थ पॉसिबल नहीं है। एक बात है ना, आराम से चलें। अब स्प्रिंग से ब्लॉक लटका रहता है, तो इक्विलिब्रियम में अगर किसी क्षण पर बात करूं तो mg kx0 के बराबर होता है, कितना खिंचाव होता है, और वही उस क्षण पर आयाम प्रोड्यूस करता है। x0 क्या होता है? एक्चुअली आयाम होता है, राइट। अब हम ये देख रहे हैं कि m कम हो रहा है, m कम हो रहा है तो क्या आयाम की वैल्यू कम नहीं होगी? जैसे जैसे m धीरे धीरे घटेगा तो समय के साथ आयाम भी घटेगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए भाई कि आयाम किस किस में घट रहा है। इसमें तो कांस्टेंट है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें बढ़ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो कौन सी चॉइस रह गई आपके पास? केवल सेकंड ही इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। फाइन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये गुब्बारा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। प्लस तनाव एस के पदार्थ से बना हुआ है। इन्फ्लेशन आउटलेट, इन्फ्लेशन आउटलेट जहाँ से गैस भरी जाती है उसका है। क्षेत्रफल 1 बहुत छोटा है। ये घनत्व रो गैस से भरा हुआ है। त्रिज्या r का गोलाकार आकार है। जब गैस मुक्त रूप से उसमें से निकलती है तो त्रिज्या ऑफ कोर्स कम होगी, है ना। त्रिज्या r समय t में r से 0 हो जाती है। अब पढ़ने में लगता है यार मेरा करा हुआ नहीं है, लेकिन आप इस पर नज़र डालो तो डायमेंशनल इक्वेशंस हैं, इक्वेशन में डायमेंशंस रखेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए बताते हैं कैसे। यदि गुब्बारे से निकलने वाली गैस की चाल v r पर इस प्रकार से निर्भर करती है तो करेक्ट चॉइस कौन सी होगी, ये हमसे पूछा गया है यहाँ पर। अब टी दे रखा है, ए एस सरफेस टेंशन है। अब इनकी केवल आप क्वेश्चन के उस पर मत जाइए कि क्या इसमें फिजिक्स है, आप केवल विमीय सूत्रों पर जाइए, ठीक है।
टी का विमीय सूत्र ये लिख सकते हैं m0l0t1। पृष्ठ तनाव का क्या होता है, बल बटा एल, एफ बाई एल। एफ क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 एल का भाग लगाया तो L0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। रो घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, m बटा एल क्यूब, तो L माइनस 3 हो गया। त्रिज्या का तो L हो गया। अब m को एक साथ ले लीजिए, m अल्फा और एक m यहाँ पर गामा आ रहा है। L की बात करें तो 0 है, इसको भूल जाइए। 2 बीटा यहाँ -3 गामा और एक ये देखा डेल्टा। t की बात करें तो यहाँ -2 अल्फा, बाकी t किसी में नहीं आ रहा है। अब क्या करना होता है, m की जो पावर्स हैं उसको लेफ्ट और राइट में तुलना कर लेंगे दोनों पक्षों में। तो सबसे पहले जो अकेली है उनसे स्टार्ट करें। t का -2 अल्फा है ना केवल, तो वो किसके बराबर 1 का, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/2। अब अल्फा के साथ में जो दूसरा है ये अल्फा प्लस गामा, इसको कंपेयर कर लेते हैं कि अल्फा प्लस गामा क्या है, 0। तो गामा क्या हो गया मेरे पास में माइनस अल्फा, और अल्फा आपने निकाला यहाँ रख दीजिए, तो गामा हो गया 1/2। अब देखिए लगाइए दिमाग कि -1 2 तो आ गए आपके, तो पहले एक बार इतना तो देख लें फिर आगे चलें, नहीं तो टाइम खराब कर रहे हैं क्वेश्चन में आप। अल्फा -1/2 और 1/2, गौर से देखें इसमें अल्फा -1/2 आ रहा है क्या, नहीं ये गलत हो गया पहले तो, है ना। इसमें देखो अल्फा -1/2 आ रहा है लेकिन गामा 1/2 आ रहा है क्या, नहीं माइनस आ रहा है, तो ये गलत हो गया। चौथे में देखो अल्फा -1/2, नहीं ये तो यही गलत हो गया। तो यही की चॉइस बची है, आगे क्वेश्चन में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वर्नियर से रिलेटेड, वर्नियर कैलिपर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्क्रू गेज, वर्नियर, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं आप रेफर कर सकते हैं। काफ़ी बिल्कुल जीरो से हमने इनको समझाया है, हमारे वीडियोस देखिएगा। एक गोलाकार वस्तु के व्यास पर विचार करें जिसे वर्नियर कैलिपर की मदद से मापा जा रहा है। मान लीजिए कि इसके 10 वर्नियर पैमाने का विभाजन VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन कहते हैं अंग्रेजी में, इसके 9 मुख्य पैमाने के विभाजन मैन स्केल डिवीजन के बराबर। मुख्य पैमाने का अल्पतम विभाजन यानी एक छोटे से छोटा मापन है 0.1 सेंटीमीटर। जब वर्नियर कैलिपर के जबड़े बंद होते हैं तो वर्नियर पैमाने का शून्य 0.1 सेमी पर होता है। मतलब वर्नियर पैमाने का शून्य मैन स्केल के शून्य से संपाती नहीं है, तो इसका मतलब एरर है इसके अंदर, इसको जीरो एरर कहते हैं, शून्य त्रुटि कहते हैं। यदि व्यास के लिए मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 5 सेंटीमीटर है तो संपाती वर्नियर विभाजन की संख्या 8 है, तो शून्य त्रुटि सुधार के बाद मापा गया व्यास क्या है। अगर ये लाइन नहीं भी दे रखी तब भी ये हम एरर को काउंट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में क्लियर कर रखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। फाइन, सबसे पहले हम करेंगे क्या वो देखिए। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का हम अल्पतमांक लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं। वो कैसे करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है, ये हमें मदद करेगा। सबसे पहले कि 9 मैन स्केल डिविजन्स जो हैं वो संपाती किसके हैं, 10 वर्नियर स्केल के। इससे पता लग जाता है कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो गया, 9/10 MSD, और एक MSD किसके बराबर है, 0.1 सेमी। ये रख दिए 0.1 सेमी। तो सॉल्व करें इसको हम, तो 0.09 सेंटीमीटर आ गया एक VSD। अब लिस्ट काउंट क्या होता है, मैन स्केल का एक डिवीजन वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का जो अंतर होता है, ये अंतर होता है वो लिस्ट काउंट होता है ना। ये हमको दे रखा है कितना, 0.1, और ये आपने फाइंड कर लिया, दोनों का अंतर लें तो 0.01 सेंटीमीटर आ गया वर्नियर स्केल का अल्पतमांक। फाइन, अब शून्य त्रुटि ऐसे निकालते हैं, शून्यांकी त्रुटि मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है कि वो मान है 0.1 सेंटीमीटर, ये प्लस में है इसलिए इसको धनात्मक शून्य त्रुटि पाठ्यांक कहते हैं। फाइन, अब प्रेक्षित बिना शून्यांकी त्रुटि के क्या फॉर्मूला होता है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक इनटू अल्पतमांक। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, वर्नियर के कितने डिवीजन संपाती दे रखा था 8, ये हमने फाइंड किया इतना। सॉल्व करें इसको तो 5.08 सेंटीमीटर आ गया। शून्य त्रुटि को कैसे लेते हैं, उसमें शून्य त्रुटि को हमेशा घटाया जाता है, चाहे नेगेटिव शून्य त्रुटि हो चाहे धनात्मक है, ये फॉर्मूला रहता है। तो 5.08 में से हम ये घटाएं इसको तो हमारे पास कुछ 4.98 सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन के, हमारे ऑप्शंस तो ये हैं। तो कौन सा करेक्ट नज़र आ रहा है आपको आंसर, क्या
थर्ड इज द करेक्ट आंसर 4.98 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वृत्ताकार प्लेटों से बने एक समांतर प्लेट संधारित्र को इस प्रकार से आविष्ट किया जाता है कि इसकी प्लेटों पर पृष्ठीय आवेशी घनत्व समय के साथ चेंज हो रहा है। समय के साथ चेंज होता है तो फिर एक विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। विस्थापन धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अपन इसको हार्ड कहते हैं, कुछ लोग इसको हार्ड, लेकिन टेकल कैसे करना है देखिए स्टेप बाय स्टेप। चलिए, सबसे पहले ये दो प्लेटें हैं आपकी, इस पे चार्ज डेंसिटी आपकी आवेश घनत्व चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रही है जब ये आवेश चेंज हो रहा है इसके अंदर, तो इससे एक विस्थापन धारा इनके बीच में जनरेट होती है, आई डी। डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये आता कहाँ है, याद करो मैक्सवेल के चौथे समीकरण में EMW है ना, कि दो, इस पूरे EMW के चैप्टर को हमने दो वीडियो में बांटा है ना, तो आप उसको देखें, उस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो इससे पहले भी आए हुए हैं कैसे टेकल करते हैं। वो एम्पियर के परिपथ ये नियम से रिलेटेड होता है कि क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL म्यू नॉट IC प्लस ID। IC का मतलब कंडक्शन करंट, ID का मतलब डिस्प्लेसमेंट धारा, मिलकर टोटल करंट बनाती है। ओके, अब ID क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट d फाई E ओवर dt है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अब गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है ना। सॉल्व करें इसको, देखें एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, आपका dq बाई dt रह गया। ये dq बाई dt जो हमारा है q को सिग्मा इंटू ए कह सकते हैं, क्योंकि सिग्मा के बारे में जानकारी दे रखी है आपको है ना। सिग्मा क्या होता है, q बाई ए। अब क्वेश्चन में क्या रखा है आपको कि d सिग्मा बाई dt समय के साथ ये परिवर्तन दर कांस्टेंट है। ये तो एरिया तो वैसे ही कांस्टेंट है इन प्लेट्स का, तो ये तो कोई कांस्टेंट है, तो इसको अपन एक कांस्टेंट वैल्यू रख दिया अपन ने, मान लो c कह दिया मैंने इसको। अब a इंटू सी अपने आप में एक कांस्टेंट है कोई, तो एक कांस्टेंट को ये जोड़ेंगे तो एक करंट का एक कांस्टेंट मान आ गया मेरे पास में, तो एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गई मेरे पास में, एम्पियर्स लॉ वाली, याद करो सर्किटल लॉ वाली। इसी से हम मैग्नेटिक फील्ड वगैरह फाइंड करते हैं। ओके, तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि हम प्लेट की परिधि को जोड़ने वाली एक काल्पनिक बेलनाकार सतह खींचें, राइट। याद करो किसी एक ठोस बेलन में जो करंट फ्लो होती है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो एम्पियर के सर्किटल लॉ से ही करते हैं, रेफर कीजिए उस चीज को। तो एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ बनाए, जरा ये काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ बनाया मैंने है ना। अब कैपेसिटर की प्लेट को भूल जाइए है ना, करंट इसमें ऐसे इस एक्सिस के लॉन्ग फ्लो हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब हम डेराइव करते हैं, ये एक्सिस बना दिया इसके सेंटर से आर के बीच में, तो हमारा जो कर्व आता है कुछ कैसा आता है, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो बढ़ता हुआ चला जाता है ऐसा है ना, यहाँ जो इसकी परिधि पर मैक्सिमम होता है। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद बाहर आने पे मैग्नेटिक फील्ड घटता हुआ चला जाता है ऐसे, बी की वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं है। अब ये चार ऑप्शंस पे नजर डालिए आप, जरा चार ऑप्शन पर नजर डालिए। क्या सभी स्थानों पर शून्य, नहीं, गलत है पहला। प्लेटों के बीच नियत है, नियत नहीं है प्लेटों के बीच में, ये देखिए बढ़ता हुआ चला जा रहा है, गलत हो गया। प्लेटों की परिधि को जोड़ने वाली काल्पनिक बेलनाकार सतह पर अधिकतम मैक्सिमम है, ठीक बात है ना, के साथ हर जगह अशून्य, हर जगह अशून्य है। तो ये तो थर्ड वाला आपका करेक्ट है, यस और नो, कौन सा करेक्ट है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। वायु में गमन करने वाला अध्रुवित प्रकाश पुंज बूस्टर कोण पर अपतनांक 1.73 के माध्यम पर आपतित होता है, तब कौन सी रे है, प्रकाश किरण है परावर्तित होने या अपवर्तित होने वाली, जो ध्रुवित हो जाएगी है ना। तो याद करें आपतन के एक विशेष कोण जिसको ध्रुवण कोण भी कहते हैं, आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है और इसके कंपन तल हमारे पृष्ठ के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। डायग्राम से एक्सप्लेन करें इस बात को कि एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, अगर ये कोण आईपी है, ध्रुवण कोण है, तो इसका थोड़ा पार्ट तो परावर्तित होता है, थोड़ा अपवर्तित होता है। परावर्तित किरण पूर्णतः पोलराइज हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है, जबकि अपवर्तित किरण पार्शली
अल्प रूप से अपूर्ण रूप से पोलराइज होती है। एक बात, आईपी की वैल्यू फाइंड करें, जरूरत पड़ेगी हमें। बूस्टर्स लॉ, tan आईपी क्या होता है, म्यू के बराबर होता है। म्यू की वैल्यू रखिए 1.73 रखते हैं पर, जो कि √3 के लगभग बराबर है। तो आईपी की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया 60 डिग्री पर परावर्तित किरण पूर्णतः पोलराइज हो जाएगी, हाँ या ना, और ये अनपोलराइज होगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? क्या फर्स्ट वाला करेक्ट नजर आ रहा है? क्या कह रहा है फर्स्ट वाला? परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित है, पूर्णतः ध्रुवित है। कितने पर? 60 डिग्री। ये 60 है तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तो 60 डिग्री के करीब के कोण पर ये पूर्णतः ध्रुवित हो जाती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान आवेशित चालक गोले ए और बी के केंद्र एक निश्चित दूरी पर अलग है। प्रत्येक गोले पर आवेश Q है, उनके बीच का प्रतिकर्षण बल F है। एक तीसरा समान अनावेशित गोला पहले गोले ए के संपर्क में लाया जाता है, फिर बी के साथ, और अंत में दोनों से हटा दिया जाता है। गोले ए व बी के बीच प्रतिकर्षण का नया बल इनमें से कौन सा हो जाएगा? एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, बिल्कुल इसी तरीके से, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन हमारे प्रीवियस वीडियोस देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन भी मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीट हुए हैं, पहला आया हुआ है क्वेश्चन है, राइट। अब देखिए इसको टैकल कैसे करना है। कंडक्शन से रिलेटेड है। दो चालक गोले हैं एक समान रूप से, कुछ दूरी पर है, मान लीजिए आ रहे हैं, दोनों पर क्यू आवेश है। फोर्स कितना होगा? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ से, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। अब एक तीसरा सी मान लो अनावेशित क्यू जीरो है, वो लेके आते हैं। पहले ए वाले से टच करवाया, टच कराते हैं तो दो कुल आवेश दोनों पर आधा आधा बढ़ जाता है। देखिए इस पर फर्स्ट वाले पर 0 + Q/2 आधा आवेश आ जाएगा, है ना, आधा इस पे आ जाएगा। अब ये वाला इसको टच कराएंगे, राइट। ये वाला आप कितना लेके जा रहा है? Q/2 लेके जा रहा है, इस पे Q है तो टोटल का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेकंड पर Q/2, ये Q/2 लेकर आया, इस पर Q था /2, यानी 3Q/4 हो जाएगा। फोर्स की बात कर ले अपन, नया K Q1 Q2/r² लगा दें। इस पर कितना आ गया? Q/2, इस पर कितना आ गया? 3Q/4, यानी कि कितना फोर्स हो जाएगा? 3/8F। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? क्या फोर्थ करेक्ट नजर आ रहा है? 3F/8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक पात्र में आयतन V1 2 लीटर, V2 3 लीटर के दो कक्ष हैं, जो कि ऊष्मारोधी से बने विभाजक द्वारा अलग किए गए हैं। कक्षों में N1 = 5 और N2 = 4 मोल आदर्श गैस, P1 = 1 एटमॉस्फेयर, P2 2 दाबों पर है। जब विभाजक हटा दिया जाता है तो मिश्रण का साम्य दाब क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए हम एक राइट अप्रोच की बात कर रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, P1 V1 + P2 V2 = PV, उससे क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन क्या वो सही अप्रोच है? उस अप्रोच सही नहीं है। उस इक्वेशन को तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि दोनों चैम्बर्स के टेम्परेचर बराबर हो। यहाँ दोनों चैम्बर्स के टेम्परेचर बराबर नहीं है तो अप्रोच गलत है, ये कोइंसिडेंस गलत है कि आंसर आ गया। तो सही अप्रोच क्या है क्वेश्चन की, वो यहाँ हम दिखा रहे हैं। आदर्श गैस के मिश्रण से पहले तापमान, पहले वाले चैम्बर का आदर्श गैस इक्वेशन लगा दें, P1 V1 और N1। फर्स्ट का दाब कितना है? P1 1, V1 2 5R, 2/5R, है ना। थोड़ा सा जो अभी मैंने बताया कि अप्रोच उससे ये बड़ा होगा, लेकिन हम गलत अप्रोच तो नहीं कर सकते ना। हम इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं लेंगे, कईयों ने उसको सॉल्व किया है इस तरीके से, वो गलत किया है ना, ठीक है। सेकंड का देखें, देखिए आप खुद देखिएगा टेम्परेचर अलग है तो वो लगा ही नहीं सकते आप। P2 V2 और N2R, 1.5R, तो ये क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं है ना, बराबर नहीं है टेम्परेचर, तो आप ये इक्वेशन कैसे लगा सकते हैं P1 V1 + P2 V2 = PV? वो तो बॉयल्स लॉ इक्वेशन तभी अप्लाई होगी, है ना। नंबर मोल्स भी अलग अलग है, इन केस नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते तो भी आप उसको कैंसिल करके नहीं, ठीक है। अब आदर्श गैस के मिश्रण के बाद तापमान की बात कर लें, है ना, मिक्सचर। आप वीडियो देखिएगा कि मिक्सचर का टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, N1 T1 + N2 T2 और N1 + N2।
यहाँ दोनों में ही आदर्श गैस है इसलिए मैं लगा पा रहा हूँ इसको। दोनों में अलग अलग गैसेज होती तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लेना होता है, N1F1T1 N2F2T2 N1F1 N2F2 होता है टेम्परेचर। फाइन, फिलहाल हम बच गए, छोटा है अभी। T1 T2 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, N1 N2 दे रखा है क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं इसको। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 6/R तो 8/9R आ गया, राइट। मिश्रण के पश्चात कक्षों का कुल आयतन, दोनों बीच का चैम्बर हटा दिया आपने तो टोटल आयतन कितना हो गया 5 लीटर। कुल दाब की कैलकुलेशन आप करेंगे अपन, वही आदर्श गैस इक्वेशन लगा देंगे, TF निकाल लिया था अपन ने, ये 5 तो 1.6 लीटर। इस तरीके से आंसर लेके आएंगे। इसमें बेस्ट चॉइस कौन सी है ये हम देखेंगे, ये 1.63 एटमॉस्फेयर, ठीक। 30 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रव्यमान m का एक मूल कण मूल बिंदु के चारों ओर एक स्थिर बल F के साथ घूम रहा है, जो इस मूल बिंदु की ओर खींचता है। यदि बोर मॉडल का उपयोग करें तो इसकी गति का वर्णन करने के लिए किया जाता है nवीं कक्षा की त्रिज्या और चाल। अब देखिए कई बार हम चीज़ों को रट के रखते हैं, बोर कक्षा में त्रिज्या n के कितने के अनुपाती होती है, वेग के अनुपाती होती है, और फिर हम करके आते हैं तो गलत हो जाता है। यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जो दे रखा है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक स्थिर बल F मूल बिंदु की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ये तो हमें पता है, जब सर्कुलर मोशन में कोई जाएगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी है तो हमने ऐसा लिखा। तो यहाँ से v² की वैल्यू आई मेरे पास में, यानी v हो गया। अब बोर मॉडल, ये जो इंफॉर्मेशन देखे वो यूज़ करनी है। यदि बोर मॉडल का उपयोग किया जाएगा तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनीय कक्षाएं क्या होती हैं, क्वांटीकृत होती हैं। MVR किसके बराबर होता है, n/2π। v का मान ये जो दे रखा है वो यूज करना है ना। स्थिर ये f की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना, तो ये चीज मैं यूटिलाइज करूंगा यहाँ। m से ये कैंसिल करेंगे रूट m से, तो रूट m आ जाएगा ऊपर, और ये रूट r और r मिलके r⁴ हो गया, है ना। f कांस्टेंट है यहाँ पर। तो अब मेरे को r और r⁴ n ये हो गया, तो r क्या हो गया n2/3। जबकि हम बोर मॉडल में देखते हैं वहाँ केवल n² के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो मामला गलत हो गया अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे अपन, रट के नहीं रखेंगे चीज़ों को। वेग की बात कर लें तो हमने देखा था वेग ये, अब ये r आ गया है, r को इसमें प्लेस कर दें अपन। पहले तो v रूट r के प्रोपोर्शनल हो गया, अब r की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v क्या किसके प्रोपोर्शनल हो गया, n की पावर, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 के प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नज़र आ रहा है आपको, क्या थर्ड चॉइस करेक्ट नज़र आ रही है ना। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के चारों ओर मंगल ग्रह की कक्षा की त्रिज्या बुध की कक्षा की त्रिज्या का लगभग 4 गुना है। मंगल ग्रह का वर्ष पृथ्वी के 687 दिन है, तो निम्नलिखित में से बुध ग्रह का एक वर्ष की लंबाई क्या होगी। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। केपलर का थर्ड नियम यूज करते हैं यहाँ पर अपन, t² प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। r ऑर्बिट की रेडियस से कक्षा की त्रिज्या है, t आवर्तकाल हो जाएगा। तो हम मंगल ग्रह और बुध ग्रह के लिए ऐसा एक रिलेशन बना सकते हैं। मरकरी आपके बुध के लिए हो गया, मार्स मंगल के लिए हो गया, t² प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। फाइन, ओके। अब हमें ये दे रखा है कि जो मंगल की रेडियस है मरकरी यानी कि बुध की तुलना में कितना है, 4 गुना। ये दे रखा है यहाँ पर मंगल की कक्षा की त्रिज्या बुध की त्रिज्या की तरफ 4 गुना, तो ये 4 लिख दिया हमने। तो इसको सॉल्व कर ले अपन, तो ये 1/4 का क्यूब आ गया। अब ये वर्गमूल ले लें दोनों ओर, यहाँ से तो ये स्क्वायर हट गया, और यहाँ देखिए 4 के स्क्वायर का 4 के वर्ग का तो 4 आ जाएगा, और केवल जो 4 बचा उसका कितना आ जाएगा 2, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि बुध का जो आवर्तकाल होगा वो मंगल की तुलना में 1/8 होगा, 1/8वां गुना होगा, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि मंगल ग्रह का वर्ष पृथ्वी के इतने दिन के बराबर है, तो रख दें यहाँ, तो 8 का भाग लगाएं अपन, तो लगभग 85.8 डेज के लगभग आ जाता है। फाइन, ओके। तो अब हमको ये देखना होता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर हमारे पास में। क्या ये देखिए बाकी ये 3 जो सेकंड है
आपका थर्ड है एंड फोर्थ है, तो बहुत दूर है आपके आंसर से, तो करीब में कौन सा है ये, तो हमारा यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में हम बेस्ट आंसर चूज करते हैं, ठीक बात है। तो फर्स्ट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32, पृथ्वी की सतह पर 48 न्यूटन वजन का एक पिंड है। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के 1/3 के बराबर ऊंचाई पर, यानी सतह से हम 1/3 के बराबर ऊंचाई पे जाएं, तो पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। पृथ्वी जितने भी बल से खींचती है वो उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सबसे पहले सतह पर बात कर लेते हैं। सतह पर बल कितना लगेगा, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम और आर स्क्वायर। आर को पृथ्वी त्रिज्या मान लें थोड़ी देर के लिए, वो वस्तु के भार mg के बराबर होता है। क्वेश्चन में दे रखा है 48 न्यूटन है, समीकरण 1 इसको कह दिया हमने, फाइन, ओके। अब h ऊंचाई पे जाएं, r प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, उसको अपने f कह दिया है। दो समीकरण हमारे पास आ गए। अब सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दें, तो ये कॉमन राशि जो है जी एम एम, ये तो कैंसिल हो जाएगा। आप कॉपी में भाग लगा के देखें क्या ऐसा आ रहा है। एफ की वैल्यू चाहिए हमको एच ऊंचाई पर, 48 से क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लें अपन। अब h का मान रख दें। h का मान कितना है क्वेश्चन में देखें, त्रिज्या के 1/3 के बराबर, तो r/3 कर दिया। जोड़ लें इसको, नीचे 1 + 1/3 4/3 हो जाएगा। r से r काट दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको अपन, 9/16 × 48। आराम से देखिए 16 से 48 कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 बार जाएगा तो कितना आएगा 27 न्यूटन। तो कौन सा आंसर आ रहा है आपका, क्या सेकंड इज द करेक्ट चॉइस है। क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। प्रतिरोध आर के एक तार को 8 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। सबसे पहले तार के 8 बराबर टुकड़े किए जाएंगे, फिर इन टुकड़ों से दो समतुल्य प्रतिरोध यानी 4-4 ले लेंगे, इनमें से 4-4 को समांतर क्रम में जोड़कर बनाया जाएगा, 2 सेट बना लेंगे। फिर ये ऐसे 2 सेट बन गए, उनका श्रेणी क्रम संयोजन बनाना है। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते चलेंगे, फिर नेट प्रभावी प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 8 बराबर टुकड़े आपने किए तो हर एक का प्रतिरोध r/8 हो जाएगा। फिर इनमें से 4 लेंगे, उनके समांतर क्रम बनाएंगे तो 4 का भाग लगा देंगे अपन। फिर श्रेणी क्रम में ऐसे दोनों सेट्स को जोड़ लें अपन, तो 2 से गुणा करते हैं अपन इसको, राइट। सॉल्व करें इसको, तो देखिए 2 से 8 कटेगा तो 4, 4 का भाग लगा हुआ है तो r/16 क्या आ जाएगा आपके पास में। तो कौन सी चॉइस करेक्ट हो गई है आपके पास में, क्या थर्ड करेक्ट आंसर है, ठीक बात है। चलिए 34th क्वेश्चन ले लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की n=2 अवस्था में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किसके निकट होती है। बड़े ईमानदार हैं, इसमें क्लियरली दे रखा है, कई बार आसपास आती है ना वैल्यू, तो इसमें दे दिया है कि निकट होती है। दिया गया है कि बोर त्रिज्या 0.052 नैनोमीटर है, राइट, ओके। तो सबसे पहले याद करें, हाइड्रोजन जैसे परमाणु की Nv जो कक्षा की त्रिज्या होती है, क्या वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या हम ज्ञात करें यदि, तो ऐसा बना लें r2 और r1, है ना, 2 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ सीधे सीधे आ गया कि सेकंड कक्षा की त्रिज्या प्रथम की तुलना में कितना होगा भाई, 4 गुना। प्रथम की दे रखी है आपको, तो ये गुणा किया अपन ने, तो क्या इतना आ जाएगा, कॉपी में करके देखें आप, इतना नैनोमीटर। अब हाइड्रोजन जैसे परमाणु की Nv कक्षा की जो लंबाई होती है तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणा जो होती है, भाई कक्षा में r त्रिज्या कक्षा में चक्कर लगा रहा है, राइट, तो स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन करता है, प्रगामी तरंग का फॉर्मेशन करता है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि उसकी लंबाई कितनी 2πr किसके बराबर होती है, n गुणा लैम्डा के, तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणा, यानी पूर्ण तरंगें बनती है उसमें। तो लैम्डा क्या है, 2πr डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ Nv कक्षा कौन सी है, दूसरी, उसका निकाल लिया अपन ने 0.208 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 से तो 2 कट जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, और इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है 0.65312 नैनोमीटर। तो किसके निकट है ये देखें अपन, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कि भाई निकट किसके है, ये तो इसके निकट तो नहीं है, ये वाली जो वैल्यू है किसके निकट है, सबसे निकट किसके, सेकंड।
तो मल्टीपल चॉइस में यही देखते हैं हम कि बेस्ट चॉइस कौन सी है। क्लियर है? 35th क्वेश्चन पे आइए। 5 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव को 4 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ संरेखित किया जाता है। पहले तो यानी 0 डिग्री पर है वो। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री कोण पर घुमाया जाए तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालें, फाइनल माइनस इनिशियल। इस ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। इनिशियली क्या है? 0 डिग्री पर, बाद में 60 डिग्री पर ले गए अपन। अब कॉस 60 कितना होता है भाई? 1/2। ठीक है, कॉस 0 कितना होता है? 1। सॉल्व करें इसको, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, तो 1/2 पी। अब अपन पी और ई का मान रख देंगे, दे रखे हैं आपको पी और ई। पी का मान 5 × 10⁻⁻6 और ई का मान ये। सॉल्व कर लें तो देखो 1 जूल क्या आ रहा है आपके पास में, तो कौन सी चॉइस आपके पास आ रही है? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? 36 एक सर्किट से रिलेटेड है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच 50 वोल्ट लगा रखा है। एक नियत वोल्टेज बनाए रखा जाता है, यानी फिक्स वोल्टेज है। परिपथ की शाखा सी डी, ये अगर कोई ब्रांच जुड़ी हुई हो तो इसमें से करंट कितना जाएगा? 4, ये आपको दे रखे हैं, है ना। सबसे पहले देखें इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लें। ये व्हीटस्टोन सेतु जैसा सर्किट होता है ना, इसको P कह दिया अपन ने, इसको Q कह दिया। बैलेंस ऑफ कोर्स नहीं है ये, है ना, P/Q R/S नहीं है ये आपका, लेकिन है इसी तरीके शेप का। R को 3 ओम कह दिया हमने, ये 4। ये CD ब्रांच है जो कि किलोमीटर वाली ब्रांच होती है, और यहाँ बैटरी 50 वोल्ट। ठीक है, करंट है, जैसे मान लो यहाँ से I गुजर रही है तो यहाँ से 2 पार्ट के अंदर बढ़ती है। मान लो ये I1 और यहाँ I2 गई। ठीक है, किलोमीटर से कुछ जाएगी करंट, मान लो IG, तो I1 - IG यहाँ से पास ऑन होगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से I2 गई, यहाँ से IG, तो I2 + IG हुई। ये दोनों यहाँ पर मिलेंगी, IG से IG कट जाएगी, I1 + I2 हो जाएगा, जो कि I के बराबर है। सर्किट क्लोज हो गया, पूरा हो गया आपका, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए लूप रूल हमको लेना होगा। पहले हम ये वाला लूप ले लेंगे और फिर ये वाला लूप ले लेंगे। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर एक थर्ड लूप ये भी लिया जा सकता है। तो चलिए लूप रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले लूप ACDA के लिए किरचॉफ लूप के नियम का उपयोग किया करते हैं अपन। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, -IR करते चलेंगे, -I1P, है ना। अब फर्स्ट लूप में बात कर रहे हैं अपन। फिर यहाँ से चलेंगे अपन -IG × G। ठीक है, वैल्यू बाद में रखते हैं अपन जो भी है। करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस कह दिया, I2 × R = 0। चेंज इन वोल्टेज कितना होता है? 0, लूप के नियम से। अब वैल्यू रखने की बारी है। P की वैल्यू कितनी है भाई? 1। जी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखिए, है ना, कंडक्टिंग वायर है तो ये 0। और आर कितना आपके पास में? 3, ये रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, करके देखें आप कॉपी में। क्या I1 3I2 के बराबर आ रहा है? ये पार्ट 0 हो जाएगा आपका, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन कह दिया अपन ने। अब दूसरा लूप ले लेते हैं, CBDC। इसके लिए लूप रूल लगाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस कह दिया, I × R करके। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस कह दिया, ×S। ठीक है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस। अब मान रख देते हैं इसमें, पहले सॉल्व कर लो इसको, बेटर रहेगा, है ना। मान रख सकते हैं तो रख दीजिए। Q = 2 रख दिया हमने, और S की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4 रख दिया, और G की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसे। सॉल्व करके देखें आप, क्या ये इक्वेशन बन रहा है? ये पार्ट तो 0 हो जाएगा आपका। और सॉल्व कर सकते हैं इसको, सिंप्लीफाई। अब समीकरण 1 से जो वैल्यू आई थी I1 की, 3I2, वो भी रख दीजिए। तो देखो ये -6I2 हो जाएगा, +4I2, तो देखो ये आ रहा है क्या? तो I2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3IG के बराबर। फाइन, ये सेकंड इक्वेशन कह दिया अपन ने। अब फाइनली एक गिवन वैल्यू है, इसकी सहायता से अननोन वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ADBEA, ये वाला लूप ले रहे हैं, इसमें ये वैल्यू गिवन है अपने को बैटरी की, तो इससे हमको मदद मिलेगी अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए। बस वही ध्यान रखिए, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे माइनस, करंट के अपोजिट, है ना, और बैटरी में माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस लेना अपने को।
तो सबसे पहले यहाँ से चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में तो ये माइनस कह दिया, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस कह दिया, इस बैटरी में माइनस से प्लस तो वोल्टेज बढ़ रहा है तो प्लस कह दिया, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू कितना है 3, एस की वैल्यू कितना है 4 और ई की वैल्यू कितना है 50, ठीक है। अभी इक्वेशन 2 था हमारे पास में, उसकी वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। कि I2 की वैल्यू कितनी आई थी 3Ig, तो 3Ig रख दिया यहाँ पर हमने, बाकी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके देखें कॉपी में क्या ये आ रहा है आपके पास में, और सिंप्लीफाई करें तो 25Ig 50 के बराबर आ गया। हमें यही चाहिए था, CD ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है, तो Ig की वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 2 एम्पियर। ऑप्शंस जो हमको दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं आपको, राइट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर कि 2 एम्पियर करंट इसमें से पास ऑन होगी। क्लियर एवरीबॉडी, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37। एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, दोनों की ऊर्जा E समान है कैपिटल E। उनके डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का, C इसमें प्रकाश का वेग है, कौन सा होगा। क्वेश्चन ये भी कई बार रिपीट हुआ है इसी तरीके का, है ना, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन तो पुराने रिपीट हुए हैं इस पेपर के अंदर। तो हम इसको सिंपली एक लाइन में ये नहीं जज करें कि ये हार्ड आया था, ठीक है। टिकल कैसे कर रहे हैं, पढ़ाई आपने कैसे की है उस पर भी डिपेंड करेगा। फोटोन की तरंगदैर्घ्य, कुछ क्वेश्चन तो ऑफकोर्स कंपटीशन में, कुछ आपके नहीं करे हुए होते हैं, नए होते हैं, जब इसको कंपटीशन कहते हैं कि आपने क्या सीखा है, कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए, फोटोन की तरंगदैर्घ्य सबसे पहले अपन देख लें, E इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी आवर्ती, C बाई लेमडा लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से लेमडा फोटोन के लिए HC बाई E हो गया, फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल ज्यूम कर लें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, H बाई पी। और संवेग को हम ऐसा लिख सकते हैं √2me, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आपको तो रेशियो चाहिए ना, अनुपात चाहिए, तो 1:2 कर लें। तो HC बाई E में डिवाइड किया, ये पार्ट आपका ऊपर चला गया। अब जो कटता है काट दें इसको, देखिए H कट जाएगा आपका, √E का भाग लगाएंगे तो नीचे √E आ जाएगा, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आपका ऑप्शन देखिए कौन सा है करेक्ट, क्या थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर एवरीबॉडी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है 38। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश विद्युत धारा के एक्स अक्ष पर दिखाए गए प्रकाश के गुण के साथ परिवर्तन को निरूपित करता है? ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कुछ ऐसे ABCD। अब इनमें से चॉइसेस आपको पता करनी है कि इन चार में से कौन सा करेक्ट है, राइट। प्रकाश विद्युत धारा की जो नियम है आपके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसमें फर्स्ट ही रूल में हम देखते हैं कि फोटोन जब आपतित होते हैं, फोटोन के बराबर एनर्जी आपतित होती है, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। कब होता है, जबकि आपतित प्रकाश की आवर्ती दहली आवर्ती से ऊपर हो, है ना। उसके बाद में जब, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि दहली आवर्ती के ऊपर हो, तो नियत आवर्ती और विभवांतर पर प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। ऐसा ग्राफ तो है, प्रकाश विद्युत धारा दी गई तीव्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फर्स्ट ही नियम है ये। तो हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्मॉल I प्रोपोर्शनल कैपिटल I के है। तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, है ना, फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर एवरीबॉडी। 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ता गुण से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। त्रिज्या कैपिटल R के गोले को 2r त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से काटा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। y के परिते छोटे गोले के जड़ता गुण का गोले के शेष भाग के जड़ता गुण से अनुपात क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन पहले जेई में आ चुका है। जेई नीट में क्वेश्चन कंपनसेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो आप पुराने पेपर्स हमेशा देखते रहें। तो ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस अगर इस तरीके से है पहले पुराने क्वेश्चंस की, तो काफ़ी कुछ पेपर का आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे वो देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे गोले की बात कर लेते हैं, इसका जड़ता गुण निकालें। हम क्या करेंगे, बड़े का निकाल के छोटे को घटा देंगे, जिससे शेष का आ जाएगा, फिर दोनों का अनुपात, ये प्रोग्राम रहेगा। तो पहले हम छोटे का निकाल रहे हैं, राइट। ये छोटा वाला पार्ट हमने काट के अलग कर लिया। गोला है, ठोस गोला है, 2/5 mr² होता है, उससे करेंगे हम। द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी, ms कह दिया इसका द्रव्यमान हमने छोटे वाले का।
आयतन इंटू घनत्व 4/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या कितनी है इसकी? आर है, ये तो व्यास है ना 2r, इसलिए तो त्रिज्या कितनी हो गई? आर। फाइन, ओके। अब वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर इसके खुद के केंद्र से गुजरने वाले, ठीक है, अक्ष के प्रति छोटे गोले का जड़ता गुण 2/5 है आर स्क्वायर से, आई नॉट कह दिया इसको हमने, 2/5 है आर स्क्वायर। लेकिन हमें क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करना है वाई एक्सिस पर, तो वाई अक्ष क्या है? इस आई नॉट के समांतर है, तो हम समांतर अक्षों का प्रमेय लगा देंगे इसके लिए। वाई अक्ष के प्रति छोटे गोले का जड़ता हो, समांतर अक्षों का प्रमेय है ना, आई इक्वल टू आई नॉट प्लस एम डी स्क्वायर होता है। वैल्यू रखें आई नॉट की एरी, एम एस डी का मतलब दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी, तो ये तो त्रिज्या के बराबर होगी आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका? 7/5 एम आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, छोटे का काम खत्म हो गया, ठीक है। ओके, अब बड़े पे आते हैं। बड़ा वाला जो है ना, बड़े का निकालेंगे, फिर छोटे वाले का जड़ता गुण घटा देंगे तो उसे इसका आ जाएगा। तो पहले मेरे को बड़े का निकालना पड़ेगा। ये पूरा बड़ा ले लिया मैंने ठोस, बिना काटे हुए। त्रिज्या कितनी है इसकी? 2r, है ना। इसका द्रव्यमान अपन ने m कह दिया। अब इसका द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान की जरूरत पड़ने वाली है 4/3 पाई आयतन इंटू घनत्व कर रहे हैं 2r का क्यूब इंटू रो, ठीक है। 2 का क्यूब कितना हो गया भाई? 8। और ये वाला पार्ट क्या ms था आपका, तो यानी जो आपने छोटा काटा था उसका 8 गुना है बड़े वाले का, ये मतलब हो गया। तो इसका केंद्र अवाई अक्षी है एक्चुअली, है ना। तो काटने से पूर्व बड़े गोले का जड़ता गुण 2/5 एम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं अपन, ठीक है। m की वैल्यू रख दो, सॉल्व करो इसको, 64/5 ms आर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में था कि काटने के बाद जो शेष बचा तो अपन ने छोटे का निकाल लिया, काटने से पूर्व निकाल लिया, दोनों को माइनस कर लें। तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप के अंदर गोले के शेष भाग का वाई अक्ष आ जाएगा जड़ता गुण, ठीक है। ये घटा लेते हैं, बी फॉर बिग एस फॉर स्मॉल, दोनों वैल्यू आपके पास है, घटा के देखो क्या इतना आ रहा है। अब छोटा जो काटा है वो और इस शेष भाग का अनुपात क्वेश्चन के अंदर पूछा है। छोटे गोले के जड़ता गुण का वाई अक्ष के प्रति है, गोले के शेष भाग के जड़ता गुण के साथ अनुपात पूछा है। भाग लगा लेते हैं, तो जो कटता है काट दें अपन, 5 से कट जाएगा, एम एस आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या 7/57 आएगा। ऑप्शन क्या थे आपके पास में? ऑप्शन ये थे, तो आप खुद से चेक करो क्या थर्ड करेक्ट चॉइस है। क्लियर है एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से रिलेटेड है, उसका सर्किट क्वेश्चन में दे रखा है। इनपुट जो वोल्टेज है उसका इक्वेशन दे रखा है जो कि एसी वोल्टेज है आपका, ठीक है। तो t बराबर 15 स्मॉल m का मतलब मिली सेकेंड पर आपको बताना है d1 फॉरवर्ड में होगा या रिवर्स में होगा, इसी तरीके से d2। भाई बस सीधी सी बात है कि ये p वाला सेक्शन कहलाता है एन। p पर अगर नेगेटिव वोल्टेज आ गया तो d1 आपका क्या हो जाएगा? रिवर्स में, और पॉजिटिव आ गया तो फॉरवर्ड में। बस ऐसा चेक करेंगे अपन। तो पहले ये निकाल लें कि t इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पर ये वोल्टेज प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये चीज़ देखना अपने को, है ना। तो t बराबर 15 मिली सेकेंड पर निवेशी संभारण, शुद्ध हिंदी में दे रखा है इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। संभारण मतलब आपूर्ति, कितना है ना, इनपुट दिया जा रहा है। फाइन, अब t की जगह पर हमने रख दिया यहाँ पर 15 मिली सेकेंड, मिली का मतलब 10⁻³ सॉल्व करते हैं इसको अपन। तो ये आ गया 1.5 पाई, मेरे कहने से नहीं, आप कॉपी में करके देखें जरा। फाइन, 1.5 का मतलब हो गया 3/2, राइट। और साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1। इसका मतलब हो गया 15 मिली सेकेंड पर नेगेटिव वोल्टेज आने वाला है यहाँ पे। तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, निवेशी संभरण के ऋणात्मक अर्धचक्र पर है ये सी आपका। तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो ये रिवर्स हो गया d1। तो d1 तो फर्स्ट दिशिक बायस हो गया, d2 क्या हो जाएगा आपका? अगर दिशिक बायस हो जाएगा, यस और नो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? क्या सेकंड इज द करेक्ट आंसर? क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन 41। दो गैसें ए व बी क्रमशः आर ए और आर बी त्रिज्या के चल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, गतिशील पिस्टन के साथ अलग अलग सिलेंडरों में एक ही दाब पर भरी जाती है। नियत दाब पर दोनों निकाय को समान मात्रा में ऊष्मा की आपूर्ति करने पर गैस ए और बी के पिस्टन क्रमशः 16 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है इसलिए खिसक रहा है पिस्टन, और दूसरा 9 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाता है। यदि उनकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समान है तो अनुपात किसके बराबर होगा?
क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं पढ़ें, आप ध्यान से देखें, कई चीज़ें इंपॉर्टेंट दे रखी है। एक तो आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, दोनों को दी गई ऊष्मा की मात्रा कांस्टेंट रहनी है, और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी समान। ये तीनों बातों का अपना एक इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और शेष कार्य करने के काम में आता है, राइट। अब सबसे पहले हम यूज करते हैं नियत दाब। प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो डेल्टा डब्ल्यू को कैसे लिख सकते हैं? पी डेल्टा वी लिख सकते हैं ऐसा, एक बात। फिर दूसरी बात काम में लेते हैं, समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है। प्रश्न कह रहा है कि ऊष्मा की मात्रा समान है और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी समान होता है। डेल्टा क्यू बराबर है, तो ये दोनों भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, है ना। ए और बी के लिए डेल्टा यू भी बराबर दे रखा है, क्लियर। इसको सॉल्व करें तो देखो डेल्टा यू से डेल्टा यू कैंसिल हो जाएगा, फिर बाद में पी से पी, तो आयतन में परिवर्तन दोनों के लिए एक तरीके से बराबर हो गया। यहाँ तक आ गया हमारे पास में। आयतन, एक सर्कुलर बेस वाला सिलेंडर, क्षेत्रफल इंटू विस्थापन a इंटू एक्स, विमीय रूप से चेक करो कि आयतन को निरूपित कर रहा है ना। क्षेत्रफल तो सिलेंडर के बेस का कांस्टेंट है, बस वो पिस्टन आगे पीछे जा रहा है, उससे आयतन चेंज हो रहा है आपका, राइट। तो A1/A2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्ताकार है उनका बेस, पिस्टन का जो क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना। तो अपन R1² / R2² ये आ गया हमारे पास में। तो RA और RB, फर्स्ट को A बोला है दूसरे को B, तो 3/4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई? क्या सेकंड इज द करेक्ट चॉइस? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक भौतिक राशि P 4 प्रेक्षणों A, B, C और D पर निम्न अनुसार संबंधित है। एक ही फॉर्मूला दे रखा है, इनके मापनों की प्रतिशत त्रुटियां के मान भी दे रखे हैं। मात्रा P में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो अब आप पर डिपेंड करता है, आप इसको इजीली सॉल्व करना चाहते हैं या बड़ा सॉल्यूशन चाहते हैं, है ना। सिंपल तरीका बताते हैं। कभी भी ऐसा लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो त्रुटि हमेशा एडिटेटिव होती है, प्रायोगिक त्रुटि बढ़ती हुई चली जाती है, दिमाग में ये चीज़ रखें। अब इसको लिखने का तरीका, बस पावर है उसको आगे लेते हुए चलो, इजीली क्वेश्चन को कर लोगे। जैसे A³ आ रहा है तो पावर को पहले आगे लिख लो, ए में प्रतिशत त्रुटि, त्रुटि हमेशा एडिटेटिव है, ऑपरेशन कोई सा भी हो, चाहे गुणा हो रहा है तो प्लस, प्रायोगिक त्रुटि बढ़ती हुई चली जाती है। 2 इंटू बी में त्रुटि, चाहे भाग लगा रहे हैं फिर भी घात इसकी 1 है, 1 इंटू इसकी घात कितनी है 1/2, दैट्स इट। अब मान रख दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्ली रखिए मान, ए में कितना दे रखा है 1, बी में कितना दे रखा है 3, सी में 2 और डी में कितना दे रखा है 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2, 2 का भाग लगाया 2, जोड़ लीजिए। तो कौन सा आपका करेक्ट चॉइस नज़र आ रही है? क्या थर्ड नज़र आ रही है 13%? बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। पोलराइजेशन पर, जब एक पोलराइड शीट को दो क्रॉसित पोलराइड, क्रॉसित का मतलब 90 डिग्री पर, में से एक ध्रुवीकरण अक्ष से 22.5 डिग्री पर है, बीच में रखा जाता है, तो संचित प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? I0 पहले पोलराइड से गुजरने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, फाइन, ओके। तो इसको इलस्ट्रेट करते हैं, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला कि हो क्या रहा है बेसिकली। समझिए, मान लीजिए पहला आपका पोलराइजर ये है, पोलराइड्स है, क्रॉसित है दूसरा, तो दो सबसे पहले ऐसा रखा। अब इनके बीच में रखेंगे दो क्रॉसित पोलराइड, का मतलब ये ऐसा रखा हुआ है। अब इनके बीच में रखना एक पोलराइड शीट को, फर्स्ट के साथ में कितना 22.5 डिग्री पर, तो फर्स्ट के साथ 22.5 डिग्री पर एक पोलराइड शीट को रखेंगे। ये कितना एंगल बना रहा है फर्स्ट के साथ में? 22.5 डिग्री। ये है क्वेश्चन, राइट। अब आगे ये क्या कह रहे हैं कि I0 पहले पोलराइड से गुजरने के बाद ध्रुवित प्रकाश, इससे गुजरकर यहाँ जो प्रकाश आ रहा है इसकी इंटेंसिटी बता रखी है हमको, है ना। एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट से गुजरने के बाद इंटेंसिटी कितनी है I0, ये है आपका क्वेश्चन, फाइन। ये एंगल्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले से फाइंड कर लेते हैं। ये 22.5 है, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है आपका, तो ये 90 में से घटाएंगे तो 90 माइनस 22.5, ये 90 माइनस 22.5 है, तो ये भी इतना ही होगा पोलराइड शीट और दो के बीच का। मेलस का नियम लगाएंगे, काम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से निकल के तीव्रता I1 और यहाँ पर फाइनली I2, ये I2 हमको फाइंड करना है, ठीक है। मेलस का नियम,
पहले हम इन यहाँ से I0 और I1 के बीच में लगा रहे हैं। I = I0 cos स्क्वायर थीटा होता है ना। ओके, थीटा कितना आपका 22.5। ओके, अब यहाँ से I1 इसमें से पास हो रहा है और I2 बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए दोबारा से मेलस नियम लगा दें थीटा। अभी थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 22.5, तो ये I1 की वैल्यू रख दी। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा बन जाएगा आपका। जैसे इक्वेशन में साइन थीटा कॉस थीटा साथ साथ आ जाए तो आपको याद आना चाहिए कि साइन 2 थीटा किसके बराबर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। तो इसको साइन 2 थीटा बनाने की कोशिश करें। स्क्वायर में है तो 1/4, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दे अपन तो इजी हो जाएगा। 4 से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर है बेसिकली, ये 2 का स्क्वायर हो गया, बाकी ये स्क्वायर है। तो ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर है। अगर ये थीटा है 2 से गुणा करेंगे 45 हो गया क्या, तो ये ब्रैकेट में जो है वो साइन स्क्वायर 45 डिग्री है बेसिकली, जिसका मान आपको आता है। तो आपको डरना ही नहीं है 22.5 से, मान रख दें इसके अंदर अपन। साइन 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 4 क्या 1/8 हुआ, ये आया ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है आपका इसके अंदर, थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर एवरीबॉडी, फाइन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। 44 नंबर, दो समान बिंदु द्रव्यमान P और Q स्प्रिंग नियतांक K1 और K2 के दो अलग अलग द्रव्यमान रहित स्प्रिंग से निलंबित हैं, ठीक है। यानी स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, इस पेपर में ये दूसरा क्वेश्चन है स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड। यदि उनकी अधिकतम वेग समान हो, अधिकतम वेग क्या होता है ए ओमेगा, तो द्रव्यमान Q के आयाम और P के आयाम का अनुपात याद करो। 4 चॉइसेस दे रखी हैं। सबसे पहले अधिकतम क्या वेग क्या होता है ए ओमेगा, फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको। फिर दे रखा है P और Q का अधिकतम वेग बराबर है, राइट। तो दोनों का वेग बराबर कर लेते हैं ए ओमेगा की टर्म्स में। फिर हमें अनुपात चाहिए तो चलो अनुपात लेते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते चलिए, राइट। ओके, ये हो गया। अब कोणीय आवर्ती होता क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पेपर में ये फॉर्मूला 2 बार काम में आया आपका, है ना, एक ही चीज। तो रख दें इसको, अनुपात मास तो वही है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारे पास ये आ जाएगा, यस और नो। तो कौन सी चॉइस करेक्ट आ रही है, √K1 ओवर K2। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों सिरों पर खुले पाइप की वायु में मूल आवर्ती F है। पाइप को अब पानी के ड्रम में इसकी आधी लंबाई तक लंबवत डुबाया जाता है। तो वायु स्तंभ की मूल आवर्ती अब किसके बराबर होगी। पहले तो खुला पाइप है, तो खुले पाइप की मूल आवर्ती का सूत्र क्या होता है भाई, V/2 है। फाइन। अब खुले पाइप को इसकी आधी लंबाई तक पानी में डुबाया जाता है। आधे तक दबाया है तो बाकी में पानी भर जाएगा, इसको बंद कर देगा एक सिरा, लंबाई इसकी वायु की कितनी रह जाएगी, L/2। कैसे, चलो इसको डायग्राम से दिखाते हैं। कि एक ड्रम के अंदर आपने डुबाया आधी तक, तो आधे में पानी भर गया, तो लंबाई वायु की केवल L/2 रह गई इस केस में। अब L/2 लेना है इस पाइप की, और पाइप हो गया आपका क्लोज पाइप कहलाएगा, ठीक है। बंद पाइप की मूल आवर्ती, ठीक है, जो बंद पाइप आ गया आपका उसकी मूल आवर्ती क्या होती है, V/4L। क्या होती है, V/4L, राइट। LC का मतलब क्लोज पाइप की लेंथ, वो कितनी लेनी है अपने को, L/2। तो L/2 ले लें, 2 से भाग लगाएं, V/2L। तो ये तो F के बराबर आ गया। तो फिर हमारा आंसर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन में देखिए, क्या सेकंड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है सबको, फाइन। ओके, तो ये पेपर सॉल्व हो गया। तो कहीं कोई ज़्यादा मुश्किल आया नहीं, बस थोड़ा सा प्रॉपरली आपको एग्ज़ाम, भाई कंपटीशन है कैसे लेना है ये चीज़ देख के चलना है। फाइन, ऑल द बेस्ट for your result and the future. Thank you very much for watching my video.